हेलो दोस्तों, YouTube चैनल आनंद सपोर्ट जीके पर आपका स्वागत है। अभी हम लोग धातु तथा अधातु के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए, प्रश्न देखने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो रेड कलर की बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू में बेल आइकन है उसे प्रेस करें। बेल आइकन को दबाने से यही होगा कि जब हम सबसे पहले वीडियो लेकर आएंगे तो आपके यहाँ नोटिफिकेशन आएगा। इसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस करें और जो पिछले के व्यूअर हैं वे भी चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी वीडियो देखें, क्योंकि अभी तक हमारे चैनल मोनेटाइज नहीं हुए हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो ही हम मोटिवेट होकर आपके हेल्पफुल के लिए इसी तरह से वीडियो लेके आएंगे। तो चलिए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, जल पर तैरने वाली धातु कौन सी है? जल पर तैरने वाली धातु की बात करेगा तो ये हो जाएगा सोडियम। सोडियम एक ऐसी धातु है जो जल में तैरती है, मात्र एक धातु है सोडियम। नेक्स्ट है, प्रकृति में मुक्त अवस्था में कौन सी धातु पाई जाती है? ये है चांदी। उसी तरह से कौन सी धातु ठोस अवस्था में पाई जाती है? यह है पारा। नेक्स्ट है, कौन सी धातु अपने ही ऑक्साइड की परत से सुरक्षित होती है? यह है एल्यूमिनियम। नेक्स्ट है, एंटीमनी क्या है? यह हो जाएगा उपधातु। एंटीमनी एक उपधातु है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न 6 है, कौन सी धातु बिजली की अच्छी सुचालक होती है? सबको पता होना चाहिए। सबसे अच्छा बिजली सुचालक चांदी में होती है। नेक्स्ट है, प्रश्न संख्या 7 है, फोटोग्राफी में कौन सा उपयोगी तत्व प्रयुक्त होती है? यह है सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड फोटोग्राफी में सबसे बेस्ट उपयोगी पदार्थ है। फोटोग्राफी में कौन सा उपयोगी तत्व प्रयुक्त होती है बोलेगा तो सिल्वर ब्रोमाइड हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसी तरह से प्रश्न 8 है, नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा कॉपर सल्फेट। नेक्स्ट है, सफेद स्वर्ण किसे कहा जाता है? ये हो जाएगा प्लेटिनम। नेक्स्ट है 10 प्रश्न, विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है? ये भी महत्वपूर्ण है प्रश्न। हर प्रतियोगिता परीक्षा में ये प्रश्न पूछने की संभावना होती है। विद्युत बल्ब का तंतु किसका है? यह है टंगस्टन का। और विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया है बोलेगा तो एडिसन हो जाएगा। नेक्स्ट उसी तरह से 11 है, कौन सी धातु अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर के रूप में प्रयुक्त होता है? इसका उत्तर हो जाएगा जर्मेनियम। नेक्स्ट है, किस रेडियोधर्मी तत्व के भारत में विशाल भंडार है? यह हो जाएगा थोरियम। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, भारी जल क्या है बोलेगा तो ये हो जाएगा मंदक। भारी जल का रासायनिक सूत्र पूछेगा तो D2 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 13, भारी जल क्या है? यह है मंदक है। नेक्स्ट है, सामान्य किस्म का कोयला कौन सा है? यह है बिटुमिनस है। नेक्स्ट है, प्रश्न संख्या 15, हाइड्रोजन से सबसे अधिक अभिक्रिया कौन करता है? यह हो जाएगा फ्लोरीन। प्रश्न संख्या 16 है, कौन सा तत्व ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? दोस्तों ये हो जाएगा हाइड्रोजन। दोस्तों ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत सारे प्रश्न मिस प्रिंट हो सकते हैं, तो आप लोग ध्यान से सुधार कर पढ़ेंगे और ये प्रश्न सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हो रहे हैं। प्रश्न संख्या 17 है, प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? ये हो जाएगा हीरा। सबसे कठोर पदार्थ की बात करेंगे तो हीरा एक ऐसे धातु है जो सबसे कठोर है। नेक्स्ट उसी तरह से 18 प्रश्न, कार्बन के दो अप्रूप कौन सा है? हीरा और ग्रेफाइट। कार्बन के दो अप्रूप की बात करेंगे तो हीरा और ग्रेफाइट हो जाएगा। उसी तरह से प्रश्न संख्या 19 है, हीमोग्लोबिन में उपस्थित धातु कौन सा है? हीमोग्लोबिन में उपस्थित धातु लोहा है। नेक्स्ट है, वायुयान के निर्माण में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? वायुयान जो बनाए जाते हैं उसमें कौन सी धातु लगते हैं? यह है पैलेडियम। पैलेडियम हो जाएगा इसका उत्तर। नेक्स्ट है, एडम उत्प्रेरक किस धातु का नाम है? यह है प्लेटिनम का। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न 22 है, स्टील में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है? यह है 0.1 से 0.5%। उसी तरह से प्रश्न संख्या 23 है, एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा बॉक्साइट। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 24, मायोग्लोबिन मायोग्लोबिन कौन सी धातु होती है? लोहा। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 25, समुद्र में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा धातु पाई जाती है? इसका उत्तर हो जाएगा सोडियम। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 26, कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके ऑक्सीजन गैस पैदा करती है? इसका उत्तर हो जाएगा कैडमियम। नेक्स्ट है उसी तरह से प्रश्न संख्या 27, धातु प्रकृति कैसी होती है? यह है विद्युत धनात्मक। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 28, पीतल में कौन सी धातु होती है? ये हो जाएगा तांबा व जस्ता। पीतल में कौन सी धातु होती है? तांबा और जस्ता से पीतल का निर्माण होता है। दोस्तों पीतल किससे किससे मिलकर बनता है बोलेगा तो इसका उत्तर हो जाएगा तांबा व जस्ता से मिलकर। विटामिन का आविष्कार किसने किया है? विटामिन का आविष्कार फंक ने किया है। उसी तरह है, विटामिन सी का आविष्कार होलकट ने किया है। नेक्स्ट है, होम्योपैथी का आविष्कार किसने किया है बोलेगा तो इसका उत्तर हो जाएगा हाइनीमाइन। नेक्स्ट है, डायबिटीज का आविष्कार किसने किया है? ये हो जाएगा बेटिंग ने। उसी तरह से है, बैक्टीरिया का आविष्कार किसने किया है? ये हो जाएगा ल्यूएन हॉक ने। नेक्स्ट है,
विटामिन ए बी का आविष्कार किसने किया है? इसका उत्तर हो जाएगा माइकुलर ने। नेक्स्ट है विटामिन डी का आविष्कार किसने किया? ये हो जाएगा हॉपकिंस ने। नेक्स्ट है प्रथम प्रखनली शिशु, इसका आविष्कार किसने किया है? इसका उत्तर हो जाएगा एडवर्ड्स एम स्टैप्टो ने। नेक्स्ट है पोलियो वैक्सीन का आविष्कार किसने किया है? ये महत्वपूर्ण है। पोलियो वैक्सीन का आविष्कार जॉन ई साल्क ने। अभी जो भी आविष्कार देख रहे हैं ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ से हर प्रतियोगिता परीक्षा के लिए यहाँ से प्रश्न बनेगी। आरएनए का आविष्कार किसने किया है? यह है जेम्स वाटसन तथा ऑथर अर्ग ने। आरएनए का आविष्कार जेम्स वाटसन तथा अर्ग ने किया है। नेक्स्ट देखने वाले हैं दोस्तों डीएनए का आविष्कार किसने किया है? प्रश्न इस तरह से पूछेगी तो इसका उत्तर आप लोग को बताना है। डीएनए का आविष्कार किसने किया है? जेम्स वाटसन तथा क्रिक ने। उसी तरह से है इंसुलिन का आविष्कार किसने किया है? वेटिंग वेस्ट ने किया है। इंसुलिन का आविष्कार वेटिंग ने किया है। उसी तरह से है टीबी बैक्टीरिया का जो रोग है उसको ठीक करने के लिए किसने आविष्कार किया है? रॉबर्ट कोच ने। उसी तरह से रेबिज टीका का आविष्कार लुई पास्चर ने किया है। नेक्स्ट है रक्त समूह का आविष्कार लाइन स्टीनर ने किया है। नेक्स्ट है डीएनए संश्लेषण किसमें होता है? कॉर्नबर्ग में। नेक्स्ट है चेचक का टीका का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया था। नेक्स्ट है बीसीजी का आविष्कार यूरिन कालमेट ने किया है। नेक्स्ट है खसरे के टीका का इलाज का आविष्कार किसने किया है? मॉरिस हिल्मे ने। नेक्स्ट है रक्त परिसंचरण का आविष्कार विलियम हार्वे ने किया है। नेक्स्ट दोस्तों उसी तरह से है प्रश्न 1 है प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? ये हो जाएगा दूरी का। उसी तरह से प्रश्न 2 है 1 माइक्रोन कितने मीटर के तुल्य होता है? ये हो जाएगा 10⁻⁻6 मीटर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 3 है 1 नैनोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है बोलेगा तो इसका उत्तर हो जाएगा 10⁻⁹ मीटर। नेक्स्ट है उसी तरह से प्रश्न संख्या 4 देखने वाले हम लोग। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पार्सेक। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पार्सेक होती है। प्रश्न संख्या 5 है 1 पार्सेक कितने प्रकार वर्ष के तुल्य होता है? 1 पार्सेक कितने प्रकार वर्ष के तुल्य होता है बोलेगा तो 3.26 प्रकाश वर्ष है। प्रश्न संख्या 6 है डेसिबल किसे मापने के काम में आता है? ये भी पूछी जाती है। डेसिबल ध्वनि मापने के काम में आता है। डेसिबल ध्वनि एक मापक है। प्रश्न संख्या 7 है जिन भौतिक राशियों का पूर्णतः निरूपित करने के लिए परिणाम की आवश्यकता होती है वह दिशा नहीं उन्हें क्या कहते हैं? दिशा नहीं उन्हें क्या कहते हैं? अदिश राशियाँ कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 8 विस्थापन किस प्रकार की राशि है? यह है सदिश राशियाँ। विस्थापन किस प्रकार की राशियाँ है बोलेगा तो यह सदिश राशि हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 9 है चाल किस प्रकार की राशि है? यह है अदिश राशि। नेक्स्ट है विद्युत धारा किस प्रकार की राशि है? यह है अदिश राशि। उसी तरह से प्रश्न संख्या 11 है त्वरण किस प्रकार की राशि है? यह हो जाएगा सदिश राशि। प्रश्न संख्या 12 है एसआई पद्धति में चाल का मात्रक क्या है? एसआई पद्धति में चाल का मात्रक क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट देखने वाले हैं दोस्तों इसी तरह से प्रश्न आगे प्रश्न 13 है घन कोण का मात्रक क्या है? यह है स्टेरेडियम। घन कोण का मात्रक क्या है बोलेगा तो स्टेरेडियम हो जाएगा। तो प्रश्न 1 है प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? यह हो जाएगा दूरी का। उसी तरह से प्रश्न 2 है 1 माइक्रोन कितने मीटर के तुल्य होता है? यह हो जाएगा 10⁻⁻6 मीटर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 3 है 1 नैनोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है बोलेगा तो इसका उत्तर हो जाएगा 10⁻⁹ मीटर। नेक्स्ट है उसी तरह से प्रश्न संख्या 4 देखने वाले हम लोग। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पार्सेक। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पार्सेक होती है। प्रश्न संख्या 5 है 1 पार्सेक कितने प्रकार वर्ष के तुल्य होता है? 1 पार्सेक कितने प्रकार वर्ष के तुल्य होता है बोलेगा तो 3.26 प्रकाश वर्ष है। प्रश्न संख्या 6 है डेसिबल किसे मापने के काम में आता है? ये भी पूछी जाती है। डेसिबल ध्वनि मापने के काम में आता है। डेसिबल ध्वनि एक मापक है। प्रश्न संख्या 7 है जिन भौतिक राशियों का पूर्णतः निरूपित करने के लिए परिणाम की आवश्यकता होती है वह दिशा नहीं उन्हें क्या कहते हैं? दिशा नहीं उन्हें क्या कहते हैं? अदिश राशियाँ कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 8 विस्थापन किस प्रकार की राशि है? यह है सदिश राशियाँ। विस्थापन किस प्रकार की राशियाँ है बोलेगा तो यह सदिश राशि हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 9 है चाल किस प्रकार की राशि है? यह है अदिश राशि। नेक्स्ट है विद्युत धारा किस प्रकार की राशि है? यह है अदिश राशि। उसी तरह से प्रश्न संख्या 11 है त्वरण किस प्रकार की राशि है? यह हो जाएगा सदिश राशि। प्रश्न संख्या 12 है एसआई पद्धति में चाल का मात्रक क्या है?
SI पद्धति में चाल का मात्रक क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट देखने वाले हैं दोस्तों इसी तरह से प्रश्न, आगे प्रश्न 13 है, घन कोण का मात्रक क्या है? यह है स्टेरेडियम। घन कोण का मात्रक क्या है बोलेगा तो स्टेरेडियम हो जाएगा। तो स्टेथोस्कोप किससे मापी जाती है? यह हृदय और फेफड़ों की गति को सुनने के लिए स्टेथोस्कोप से मापी जाती है। प्रश्न संख्या है 3, कार्डियोग्राफ कार्डियोग्राफ क्या मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? यह हृदय की गति की जांच को मापने के लिए कार्डियोग्राफ का उपयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है हाइड्रोमीटर द्रव का अपेक्षित घनत्व को मापा जाता है हाइड्रोमीटर से। उसी तरह से है माइनोमीटर धूपों की जड़ों की दाब की माप माइनोमीटर से किया जाता है। प्रश्न संख्या है नेक्स्ट प्रश्न है रेनगेज क्या होता है? रेनगेज वर्षा का मापक होता है। वर्षा का मापक रेनगेज है। नेक्स्ट है उसी तरह से रिएक्टर स्केल रिएक्टर स्केल से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है लाइक्टोमीटर, ये दूध की शुद्धता को मापा जाता है लाइक्टोमीटर से। उसी तरह से फाइडोमीटर, यह है समुद्र की गहराई की मापक है। नेक्स्ट है एनीमोमीटर, यह है हवा की शक्ति तथा गति की माप है एनीमोमीटर हवा की शक्ति तथा गति की माप है। नेक्स्ट है हाइग्रोमीटर, वायुमंडल की आर्द्रता की माप है। उसी तरह से है दोस्तों सिस्मोग्राफ भूकंप की तीव्रता या भूकंप मापी यंत्र है। नेक्स्ट है आमीटर, विद्युत धारा की माप होता है। उसी तरह से ओडोमीटर, पहियों द्वारा तय की गई दूरी को ओडोमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट है टेकोमीटर, यह टेकोमीटर वायुयानों की गति मापने का यंत्र है। नेक्स्ट है स्फैग्मोमाइनोमीटर, यह रक्त का दाब का मापन किया जाता है। प्रश्न 1 देखते हैं, MKS पद्धति में कार्य का मात्रक क्या है? यह है जूल है। उसी तरह से प्रश्न 2 है, CGS पद्धति में कार्य का इकाई क्या है? यह है अर्ग बाई डाइन सेंटीमीटर है। उसी तरह से 1 जूल कितने अर्ग के बराबर होता है बोलेगा तो 107 अर्ग। नेक्स्ट उसी तरह से है प्रश्न संख्या 4 देखने वाले हैं अभी, 1 मेगावाट कितने वाट के तुल्य होता है? यह हो जाएगा 10⁻6 वाट। उसी तरह से प्रश्न संख्या 5 है, एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होता है बोलेगा तो 746 वाट। प्रश्न संख्या 6 है, जब विस्थापन बल की दिशा में होता है तो कार्य कितना होगा? ये हो जाएगा अधिकतम। नेक्स्ट प्रश्न है उसी तरह से, जब विस्थापन की बल, प्रश्न संख्या हम लोग करने वाले हैं 8 प्रश्न संख्या 6 देख चुके हैं, अभी हम लोग प्रश्न संख्या देखेंगे 7। जब विस्थापन बल की लंबवत दिशा में होता है तो कार्य कितना होगा? शून्य हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 है, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, यह किसका नियम है? इसका उत्तर हो जाएगा ऊर्जा का संरक्षण का यह नियम हो जाएगा। प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखेंगे 10। 9वां प्रश्न करेंगे अभी हम लोग, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? यह है स्थिति ऊर्जा। उसी तरह से प्रश्न संख्या 10 है, तनी हुई स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होती है? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तनी हुई स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होती है बोलेगा तो स्थिति ऊर्जा होती है। प्रश्न संख्या 11 है, डायनेमो का क्या कार्य है? यह है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना या परिवर्तित करना। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों इसी तरह से, मोमबत्ती में किसका रूपांतरित होता है? ये हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित या रूपांतरित होता है। प्रश्न संख्या 13 है, माइक्रोफोन का कार्य क्या है? यह है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। प्रश्न संख्या 14 है, लाउड स्पीकर का क्या कार्य है? लाउड स्पीकर का मुख्य कार्य यही है कि विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलना। प्रश्न संख्या 15 है, ट्यूबलाइट का क्या कार्य है? प्रश्न इस तरह से पूछेगी ट्यूबलाइट का क्या कार्य है, तो यह है विद्युत ऊर्जा को प्रकाशीय ऊर्जा में बदलना। प्रश्न संख्या 16 है, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन सा यंत्र बदलता है बोलेगा तो सितार। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 18 है, शक्ति का मात्रक क्या है? शक्ति का मात्रक वाट होता है। प्रश्न संख्या 19 है, दो पिंडों के बीच लगने वाले बल को क्या कहते हैं? यह हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल। प्रश्न संख्या 20 है, गुरुत्वाकर्षण के नियम को प्रतिपादित किसने किया? यह हो जाएगा न्यूटन ने। प्रश्न संख्या 21 है, पृथ्वी तल के नीचे जाने पर गुरुत्वाकर्षण की मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? यह हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण का मन करता है, पृथ्वी तल के नीचे जाने पर गुरुत्वाकर्षण की मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? यह है, इसका उत्तर आप लोग को बताना है। पृथ्वी तल के नीचे जाने पर गुरुत्वाकर्षण की मान पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका उत्तर आप लोग बताएं। प्रश्न संख्या 22 है, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान कितना होता है? यह हो जाएगा 0। प्रश्न संख्या 23 है, जी का मान सबसे अधिक कहाँ होता है? यह है ध्रुव पर। इसका उत्तर है ध्रुव पर होता है। प्रश्न संख्या 24 है, जी का मान सबसे कम कहाँ होता है बोलेगा तो विषुवत रेखा पर। प्रश्न संख्या 25 है दोस्तों,
पृथ्वी से चंद्रमा पर जाने वाले सरल लोलक के आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? यह है आवर्तकाल बढ़ जाता है। प्रश्न संख्या देखेंगे 26। पृथ्वी का पलायन वेग का मान कितना है? यह है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। प्रश्न संख्या 27 है। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? बोलेगा तो 1/6 हो जाएगा। MKS पद्धति में कार्य का मात्रक क्या है? यह है जूल है। उसी तरह से प्रश्न 2 है। CGS पद्धति में कार्य का इकाई क्या है? यह है अर्ग बाई डाइन सेंटीमीटर है। उसी तरह से 1 जूल कितने अर्ग के बराबर होता है? बोलेगा तो 107 अर्ग। नेक्स्ट उसी तरह से है प्रश्न संख्या 4 देखने वाले हैं अभी। 1 मेगावाट कितने वाट के तुल्य होता है? यह हो जाएगा 10⁻6 वाट। उसी तरह से प्रश्न संख्या 5 है। एक अश्वशक्ति कितने वाट के बराबर होता है? बोलेगा तो 746 वाट। प्रश्न संख्या 6 है। जब विस्थापन बल की दिशा में होता है तो कार्य कितना होगा? ये हो जाएगा अधिकतम। नेक्स्ट प्रश्न है उसी तरह से। जब विस्थापन की बल, प्रश्न संख्या हम लोग करने वाले हैं 8 प्रश्न। प्रश्न संख्या 6 देख चुके हैं, अभी हम लोग प्रश्न संख्या देखेंगे 7। जब विस्थापन बल की लंबवत दिशा में होता है तो कार्य कितना होगा? शून्य हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 है। ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, यह किसका नियम है? इसका उत्तर हो जाएगा ऊर्जा का संरक्षण का यह नियम हो जाएगा। प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखेंगे 10। 9वां प्रश्न करेंगे अभी हम लोग। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? यह है स्थिति ऊर्जा। उसी तरह से प्रश्न संख्या 10 है। तनी हुई स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होती है? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तनी हुई स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होती है? बोलेगा तो स्थिति ऊर्जा होती है। प्रश्न संख्या 11 है। डायनेमो का क्या कार्य है? यह है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना या परिवर्तित करना। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों इसी तरह से। मोमबत्ती में किसका रूपांतरित होता है? ये हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित या रूपांतरित होता है। प्रश्न संख्या 13 है। माइक्रोफोन का कार्य क्या है? यह है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। प्रश्न संख्या 14 है। लाउड स्पीकर का क्या कार्य है? लाउड स्पीकर का मुख्य कार्य यही है कि विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलना। प्रश्न संख्या 15 है। ट्यूबलाइट का क्या कार्य है? प्रश्न इस तरह से पूछेगी ट्यूबलाइट का क्या कार्य है? तो यह है विद्युत ऊर्जा को प्रकाशीय ऊर्जा में बदलना। प्रश्न संख्या 16 है। यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन सा यंत्र बदलता है? बोलेगा तो सितार। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 18 है। शक्ति का मात्रक क्या है? शक्ति का मात्रक वाट होता है। प्रश्न संख्या 19 है। दो पिंडों के बीच लगने वाले बल को क्या कहते हैं? यह हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल। प्रश्न संख्या 20 है। गुरुत्वाकर्षण के नियम को प्रतिपादित किसने किया? यह हो जाएगा न्यूटन ने। प्रश्न संख्या 21 है। पृथ्वी तल के नीचे जाने पर गुरुत्वाकर्षण की मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? यह हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण का मन करता है। पृथ्वी तल के नीचे जाने पर गुरुत्वाकर्षण के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? यह है इसका उत्तर आप लोग को बताना है। पृथ्वी तल के नीचे जाने पर गुरुत्वाकर्षण के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका उत्तर आप लोग बताएं। प्रश्न संख्या 22 है। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान कितना होता है? यह हो जाएगा 0। प्रश्न संख्या 23 है। जी का मान सबसे अधिक कहाँ होता है? यह है ध्रुव पर। इसका उत्तर है ध्रुव पर होता है। प्रश्न संख्या 24 है। जी का मान सबसे कम कहाँ होता है? बोलेगा तो विषुवत रेखा पर। प्रश्न संख्या 25 है दोस्तों। पृथ्वी से चंद्रमा पर जाने वाले सरल लोलक के आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? यह है आवर्तकाल बढ़ जाता है। प्रश्न संख्या देखेंगे 26। पृथ्वी का पलायन वेग का मान कितना है? यह है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। प्रश्न संख्या 27 है। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? बोलेगा तो 1/6 हो जाएगा। दोस्तों प्रश्न देखते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न 1 है। गैसों में अणुओं के बीच की दूरी कितनी होती है? यह है 10⁻⁻। दोस्तों अभी हम लोग प्रश्न 1 देखेंगे गैसों में। प्रश्न संख्या 1 है। ठोसों में अणुओं के बीच की दूरी कितनी होती है? ये हो जाएगा 10⁻⁻10 मीटर। प्रश्न संख्या 2 है। ठोसों में उसका संरक्षण किस विधि द्वारा होता है? यह है चालन विधि द्वारा। प्रश्न संख्या 3 है। एक कैलोरी कितने जूल के तुल्य होती है? यह जाएगा 4.2 जूल। प्रश्न संख्या 4 है। पानी का हिमांक कितना होता है? यह है 10⁻⁻। पानी का हिमांक कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 5 है। पानी का क्वथनांक कितना होता है? 10 का पावर। दोस्तों प्रश्न संख्या 5 है। पानी का क्वथनांक कितना होता है? यह है 100 डिग्री सेल्सियस। प्रश्न संख्या 6 है। बॉयल के नियम अनुसार क्या स्थिर रहता है? यह है तार। प्रश्न संख्या 7 है। चार्ल्स के नियम अनुसार क्या स्थिर रहता है? यह हो जाएगा दाब। प्रश्न संख्या देखने वाले उसी तरह से प्रश्न संख्या 8 है। परम शून्य ताप क्या है? यह है 0 डिग्री सेल्सियस या 273 के। प्रश्न संख्या 9 है।
किसी वस्तु का ताप बढ़ने पर उसकी गति ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हो जाएगा उसकी गति ऊर्जा पर ये बढ़ जाएगा। प्रश्न संख्या हम लोग देखने वाले हैं 10 प्रश्न। प्रश्न संख्या 10 है, एक आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, बोलेगा तो ताप पर। प्रश्न संख्या 11 है, स्वास्थ्य मनुष्य पर तापमान फ़ारेनहाइट मापने पर कितना होता है, यह 98.4 F हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, स्वास्थ्य मनुष्य का तापमान सेल्सियस मापने पर कितना होता है, यह है 36.9 डिग्री सेल्सियस या 37 डिग्री सेल्सियस। प्रश्न संख्या देखने वाले हैं 13, इस ताप पर फ़ारेनहाइट पैमाना व सेल्सियस पैमाना समान होते हैं, ये हो जाएगा -40 डिग्री सेल्सियस। प्रश्न संख्या 14 है, किस तांबे के गोले को गर्म करने पर किसमें वृद्धि होगी, यह है आयतन में। प्रश्न संख्या 15 है, किस ताप पर जल का क्वथनांक अधिकतम होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर। प्रश्न संख्या 16 है, रेल की पटरियों के बीच जगह क्यों छोड़ी जाती है, यह है उसमें प्रसारण के लिए स्थान मिल जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है इसी तरह से आगे के प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 17 है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न, जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है, यह है 540 कैलोरी पर ग्राम या 540 किलो कैलोरी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे इसी तरह से। प्रश्न संख्या 19, बंद कमरे में पंखा चला देने पर कमरे के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह है ताप बढ़ जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है, किस विधि द्वारा उसका संरक्षण तेजी से होता है, यह है विकिरण विधि द्वारा। प्रश्न संख्या 21 है, किस विधि द्वारा सूर्य से प्रकाश की किरणें पृथ्वी पर आती है, विकिरण विधि से। प्रश्न संख्या 22 है, किसी वस्तु का ताप तथा किसी वस्तु का ताप 4 गुना कर दिया जाता है तो ऊष्मा की दर कितनी गुना हो जाएगी, इसका उत्तर आप लोग को बताना है। इसका उत्तर होगा 256 गुना। प्रश्न संख्या 23 है, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है, यह तांबा। प्रश्न संख्या 24 है, सूर्य का ताप किसमें मापा जाता है, यह हो जाएगा पायरोमीटर तापमापी से। प्रश्न संख्या 25 है, कौन सा द्रव्य ऊष्मा का अच्छा चालक होता है, यह है पारा का। प्रश्न संख्या 26 है, सूर्य की सतह पर ताप कितना होता है, यह है 6000 केल्विन। प्रश्न संख्या 27 है, किसी बिंदु पर फ़ारेनहाइट पैमाना सेंटीग्रेड मापने का 2 गुना होता है, यह है 160 डिग्री एफ। किसके संरक्षण के कारण होता है, यह हो जाएगा यकृत के कारण। प्रश्न है, पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ कौन सा है, यह है एंट अमीबा। प्रश्न 3 है, शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है। प्रश्न इस तरह से पूछेगी, शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है, यह हो जाएगा पैनक्रियास के कारण। प्रश्न संख्या नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, इसमें प्रश्न संख्या नहीं दिया गया है, प्रश्न केवल दिए हुए है। तो प्रश्न है, शरीर के अंदर लौह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है, यह है रक्तहीनता। नेक्स्ट है, आंखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होता है, बोलेगा तो यह है नेत्र गोलक के छोटे होने के कारण। नेक्स्ट प्रश्न है, न्यूमोनिया रोग शरीर के किस अंग को ग्रसित करता है या प्रभावित करता है, यह फेफड़े को प्रभावित करता है। प्रश्न है, एलिसा जांच किस रोग की पहचान करते हैं, यह है एड्स। नेक्स्ट है, मादा क्यूलेक्स मच्छर किस रोग की वाहक है, बोलेगा तो फाइलेरिया हो जाएगा। नेक्स्ट है, डेंगू बुखार किस रोग वाहक द्वारा संचारित होता है, बोलेगा तो एंडीज या एजिप्टी के द्वारा। नेक्स्ट है, ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है, यह है ल्यूकेमिया। नेक्स्ट है, दांतों के क्षय को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में क्या होता है, यह है फ्लोराइड होता है, फ्लोराइड। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों इसी तरह से महत्वपूर्ण प्रश्न, कैंसर के उपचार में किसका उपयोग किया जाता है, यह है कीमोथेरेपी में। प्रश्न है, चेचक होने का कारण क्या है वायरियो दोस्तों चेचक होने का कारण क्या है, वायरियोला वायरस। नेक्स्ट है, जिंका वायरस मानव शरीर के किस भाग को ग्रसित करता है, यह है दिमाग को। नेक्स्ट है, किस तत्व की कमी के कारण घेंघा रोग होता है, यह है आयोडीन के कारण। नेक्स्ट है, काला बाजार का संचार किससे होता है, बोलेगा तो सीखता और मक्खी। नेक्स्ट है, BCG का टीका कितनी उम्र में लगाया जाता है, यह है नवजात शिशु में। नेक्स्ट प्रश्न है, किस रोग को पूरी तरह उन्मूलन कर दिया गया है, यह है चेचक। नेक्स्ट है, काली मौत किसे कहते हैं, यह है प्लेग को कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव गुर्दे में पथरी किसकी वजह से बनता है, यह है कैल्शियम ऑक्सलेट के माध्यम से। दोस्तों अभी जो भी प्रश्न देख रहे हैं महत्वपूर्ण प्रश्न हो रहे हैं। मानव
शरीर से संबंधित जो भी बीमारी होते हैं, आप लोग ध्यान से पढ़ें। एक तरफ है बीमारी और एक तरफ है प्रभावित अंग। विषाणु से होने वाली बीमारी देखने वाले हैं, उसमें से बीमारी एक तरफ है और प्रभावित अंग, कौन कौन सा अंग प्रभावित होते हैं वे देखेंगे। तो छोटी मात्रा संपूर्ण शरीर में होता है। उसी तरह से डेंगू ज्वर संपूर्ण शरीर को कौन सा अंग को प्रभावित करता है? संपूर्ण शरीर का, खासकर सर और आंख एवं जोड़ को प्रभावित करता है। उसी तरह से मेनिनजाइटिस ये मस्तिष्क को प्रभावित करता है। उसी तरह से खासरा संपूर्ण शरीर में होता है। उसी तरह से चेचक संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है। उसी तरह से हेमेटाइटिस पीलिया रोग यह यकृत को प्रभावित करता है। उसी तरह से एड्स प्रतिरक्षक प्रणाली को प्रभावित करता है। उसी तरह से पोलियो जो रोग है वो किसको प्रभावित करता है? गाला, रीढ़ और नाड़ी संस्थान को प्रभावित करता है। उसी तरह से ट्रेकोमा जो रोग है वो आंख को प्रभावित करता है। उसी तरह से इन्फ्लुएंजा ये संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है रेबीज तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। उसी तरह से हर्पीज त्वचा को प्रभावित करता है। तो अभी हम लोग सभी प्रभावित होने वाले विषाणु से होने वाले बीमारी देखे और प्रभावित अंग देखे। तो अभी के लिए हम इतना ही रख रहे हैं। नेक्स्ट आप लोग वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे बने रहे, इसी तरह से आपके हेल्पफुल के लिए वीडियो बनाई जाएगी। हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल आनंद सपोर्ट जीके पर आपका स्वागत है। अभी हम लोग चिकित्सा संबंधी आविष्कार देखने वाले हैं। तो चलिए, प्रश्न देखने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो रेड कलर के बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और बाजू में बेल आइकन है उसे भी प्रेस करें। और जो भी हमारे पिछले के व्यूअर हैं अभी तक वे भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो वे भी रेड कलर के बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके हेल्पफुल के लिए इसी तरह से हर रोज़ वीडियो लेके आते हैं। चलिए प्रश्न की शुरुआत करते हैं। प्रश्न है, विटामिन का आविष्कार किसने किया है? विटामिन का आविष्कार फंक ने किया है। उसी तरह है विटामिन सी का आविष्कार होलकट ने किया है। नेक्स्ट है, होम्योपैथी का आविष्कार किसने किया है? बोलेगा तो इसका उत्तर हो जाएगा हाइनीमान। नेक्स्ट है, डायबिटीज का आविष्कार किसने किया है? यह हो जाएगा बेटिंग ने। उसी तरह से है, बैक्टीरिया का आविष्कार किसने किया है? ये हो जाएगा ल्यूएन हॉक ने। नेक्स्ट है, विटामिन ए बी का आविष्कार किसने किया है? इसका उत्तर हो जाएगा माइकुलर ने। नेक्स्ट है, विटामिन डी का आविष्कार किसने किया? ये हो जाएगा हॉपकिंस ने। नेक्स्ट है, प्रथम प्रखनली शिशु, इसका आविष्कार किसने किया है? इसका उत्तर हो जाएगा एडवर्ड्स एवं स्टैप्टो ने। नेक्स्ट है, पोलियो वैक्सीन का आविष्कार किसने किया है? ये महत्वपूर्ण है। पोलियो वैक्सीन का आविष्कार जॉन ई साल्क ने। अभी जो भी आविष्कार देख रहे हैं ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ से हर प्रतियोगिता परीक्षा के लिए यहाँ से प्रश्न बनेगी। RNA का आविष्कार किसने किया है? यह है जेम्स वाटसन तथा ऑथर अर्ग ने। RNA का आविष्कार जेम्स वाटसन तथा अर्ग ने किया है। नेक्स्ट देखने वाले हैं दोस्तों, RNA का आविष्कार किसने किया है? जेम्स वाटसन तथा क्रिक ने। उसी तरह से है, इंसुलिन का आविष्कार किसने किया है? वेटिंग वेस्ट ने किया है। इंसुलिन का आविष्कार वेटिंग ने किया है। उसी तरह से है, टीबी बैक्टीरिया का जो रोग है उसको ठीक करने के लिए किसने आविष्कार किया है? रॉबर्ट कोच ने। उसी तरह से रेबीज टीका का आविष्कार लुई पास्चर ने किया है। नेक्स्ट है, रक्त समूह का आविष्कार लाइन स्टीनर ने किया है। नेक्स्ट है, DNA संश्लेषण किसमें होता है? कॉर्नबर्ग में। नेक्स्ट है, चेचक का टीका का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया था। नेक्स्ट है, BCG का आविष्कार यूरिन कालमेट ने किया है। नेक्स्ट है, खसरे के टीका का इलाज का आविष्कार किसने किया है? मॉरिस हिल्मे ने। नेक्स्ट है, रक्त परिसंचरण का आविष्कार विलियम हार्वे ने किया है। नेक्स्ट दोस्तों उसी तरह से है प्रश्न। तो अभी हम लोग चिकित्सा से संबंधित आविष्कारक देखे, तो अभी के लिए इतना ही रख रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग धातु और अधातु देखेंगे। तो जल पर तैरने वाली धातु कौन सी है? जल पर तैरने वाली धातु की बात करेगा तो ये हो जाएगा सोडियम। सोडियम एक ऐसी धातु है जो जल में तैरती है, मात्र एक धातु है सोडियम। नेक्स्ट है, प्रकृति में मुक्त अवस्था में कौन सी धातु पाई जाती है? ये है चांदी। उसी तरह से कौन सी धातु ठोस अवस्था में पाई जाती है? यह है पारा। नेक्स्ट है, कौन सी धातु अपने ही ऑक्साइड की परत से सुरक्षित होती है? यह है एल्यूमिनियम। नेक्स्ट है, एंटीमनी क्या है? यह हो जाएगा उपधातु। एंटीमनी एक उपधातु है। नेक्स्ट प्रश्न 6 है, कौन सी धातु बिजली की अच्छी सुचालक होती है? सबों को पता होना चाहिए, सबसे अच्छा बिजली सुचालक चांदी में होती है। नेक्स्ट है, प्रश्न संख्या 7 है, फोटोग्राफी में कौन सा उपयोगी तत्व प्रयुक्त होती है? यह है सिल्वर ब्रोमाइड फोटोग्राफी में सबसे बेस्ट उपयोगी
पदार्थ है। फोटोग्राफी में कौन सा उपयोगी तत्व प्रयुक्त होती है बोलेगा तो सिल्वर ब्रोमाइड हो जाएगा। नेक्स्ट है इसी तरह से प्रश्न 8 है नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा कॉपर सल्फेट। नेक्स्ट है सफेद स्वर्ण किसे कहा जाता है? ये हो जाएगा प्लेटिनम। नेक्स्ट है 10 प्रश्न विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है? ये भी महत्वपूर्ण है प्रश्न। हर प्रतियोगिता परीक्षा में ये प्रश्न पूछने की संभावना होती है। विद्युत बल्ब का तंतु किसका है? यह है टंगस्टन का। और विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया है बोलेगा तो एडिसन हो जाएगा। नेक्स्ट उसी तरह से 11 है कौन सी धातु अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर के रूप में प्रयुक्त होता है? इसका उत्तर हो जाएगा जर्मेनियम। नेक्स्ट है किस रेडियोधर्मी तत्व के भारत में विशाल भंडार है? ये हो जाएगा थोरियम। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है भारी जल क्या है बोलेगा तो ये हो जाएगा मंदक। भारी जल का रासायनिक सूत्र पूछेगा तो D2 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 13 भारी जल क्या है? यह है मंदक है। नेक्स्ट है समान किस्म का कोयला कौन सा है? यह है बिटुमिनस है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 15 हाइड्रोजन से सबसे अधिक अभिक्रिया कौन करता है? यह हो जाएगा फ्लोरीन। प्रश्न संख्या 16 है कौन सा तत्व ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? दोस्तों ये हो जाएगा हाइड्रोजन। दोस्तों ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत सारे प्रश्न मिस प्रिंट हो सकते हैं तो आप लोग ध्यान से सुधार कर पढ़ेंगे और ये प्रश्न सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हो रहे हैं। प्रश्न संख्या 17 है प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? ये हो जाएगा हीरा। सबसे कठोर पदार्थ की बात करेंगे तो हीरा एक ऐसे धातु है जो सबसे कठोर है। नेक्स्ट उसी तरह से 18 प्रश्न कार्बन के 2 अपरूप कौन सा है? हीरा और ग्रेफाइट। कार्बन के 2 अपरूप की बात करेंगे तो हीरा और ग्रेफाइट हो जाएगा। उसी तरह से प्रश्न संख्या 19 है हीमोग्लोबिन में उपस्थित धातु कौन सा है? हीमोग्लोबिन में उपस्थित धातु लोहा है। नेक्स्ट है वायुयान के निर्माण में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? वायुयान जो बनाए जाते हैं उसमें कौन सी धातु लगते हैं? यह है पैलेडियम हो जाएगा इसका उत्तर। नेक्स्ट है एडम उत्प्रेरक किस धातु का नाम है? यह है प्लेटिनम का। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 22 है स्टील में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है? यह है 0.1 से 0.5%। उसी तरह से प्रश्न संख्या 23 है एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा बॉक्साइट। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 24 मायोग्लोबिन कौन सी धातु होती है? लोहा। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 25 समुद्र में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा धातु पाई जाती है? इसका उत्तर हो जाएगा सोडियम। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 26 कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके ऑक्सीजन गैस पैदा करती है? इसका उत्तर हो जाएगा कैडमियम। नेक्स्ट है उसी तरह से प्रश्न संख्या 27 धातु प्रकृति कैसी होती है? यह है विद्युत धनात्मक। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 28 एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने पदार्थ को क्या कहते हैं? प्रश्न इस तरह से पूछेगी तो इसे तत्व कहा जाता है। प्रश्न 2 है दाब बढ़ने पर पानी के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका उत्तर हो जाएगा बढ़ता है। प्रश्न 3 है द्रव का ताप बढ़ने पर गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका उत्तर हो जाएगा गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। प्रश्न संख्या 4 है पहाड़ों पर जल जल्दी क्यों उबलने लगता है? इसका उत्तर हो जाएगा दाब कम होने के कारण। प्रश्न संख्या 5 है जिस अवस्था में पदार्थ के भौतिक गुणधर्मों में अस्थायी परिवर्तन होता है उसे क्या कहा जाता है? जिस अवस्था में पदार्थों के भौतिक गुणधर्मों में अस्थायी परिवर्तन होता है उसे क्या कहा जाता है? प्रश्न इस तरह से पूछेगी तो इसका उत्तर हो जाएगा भौतिक परिवर्तन। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे इसी तरह से। प्रश्न 6 है चीनी का घुलना कौन सा परिवर्तन है? यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस प्रश्न पूछती है। यह है भौतिक परिवर्तन। चीनी का घुलना भौतिक परिवर्तन है। उसी तरह से बर्फ का पिघलना कौन सा परिवर्तन है? यह है भौतिक परिवर्तन। नेक्स्ट है आयोडीन का परिवर्तन कौन सा परिवर्तन है? यह हो जाएगा भौतिक परिवर्तन। नेक्स्ट है मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन है? इसका उत्तर हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट है प्रश्न 10 कोयले का जलना कौन सा परिवर्तन है? यह है रासायनिक परिवर्तन। कोयले का जलना कौन सा परिवर्तन है? यह है रासायनिक परिवर्तन। दोस्तों यहाँ से प्रश्न हर प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बनती है और महत्वपूर्ण प्रश्न हो रहे हैं, इसलिए आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे। प्रश्न है 11 सिरके का बनना कौन सा परिवर्तन है? यह हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 12 लोहे पर जंग लगना कौन सा परिवर्तन है? यह हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। नेक्स्ट उसी तरह से दूध से प्रश्न संख्या 13 है दूध से दही बनना कौन सा परिवर्तन है? यह है रासायनिक परिवर्तन। दूध से दही बनना कौन सा परिवर्तन है बोलेगा तो यह रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न 14 प्रकृति में जल कितनी अवस्था में पाया जाता है? यह है ठोस, द्रव्य और गैस। दोस्तों ध्यान से पढ़ेंगे, हर प्रतियोगिता परीक्षा के लिए यहाँ से प्रश्न बनती ही बनती है, आप लोग जरूर इसे पढ़कर ही जाएं। प्रश्न संख्या 15 है जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उसे क्या कहा जाता है? यह हो जाएगा
इसे क्वथनांक कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 16, जिन वस्तुओं का आकार अनिश्चितता होता है तथा आयतन निश्चित होता है उसे क्या कहते हैं? यह हो जाएगा द्रव्य कहा जाता है। नेक्स्ट करेंगे इसी तरह से दोस्तों। प्रश्न आगे है 17 प्रश्न, नवसादर को गर्म किए जाने पर वह बिना द्रव में बदले गैस में बदल जाता है, इसे क्या कहते हैं? इसका उत्तर आप लोग को करना है। इसका उत्तर हो जाएगा ऊर्ध्वपातन। प्रश्न संख्या 18 है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे हर प्रतियोगिता परीक्षा में लगभग पूछती है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है? ये हो जाएगा जल का क्वथनांक बढ़ जाने के कारण। प्रश्न संख्या 19 है, पदार्थों की पांचवी अवस्था कौन सी होती है? ये हो जाएगा बोस आइंस्टाइन। नेक्स्ट प्रश्न है, पदार्थों की पांचवी अवस्था कौन सी होती है? प्रश्न इस तरह से पूछेंगे, इसका उत्तर हो जाएगा बोस आइंस्टाइन और कंडेंसेट। नेक्स्ट प्रश्न है संख्या देखेंगे 20, चीनी या नमक का जलीय विलयन किस पदार्थ का मिश्रण है बोलेगा तो ये हो जाएगा समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण इसका उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है 21, बारूद किस प्रकार का मिश्रण है? यह हो जाएगा विषमांग मिश्रण। प्रश्न संख्या 22 है, जब कोई द्रव्य विशेष दाब पर नियत ताप पर जम जाता है तो उसकी अवस्था क्या कहलाती है? यह हो जाएगा हिमांक। नेक्स्ट प्रश्न करने वाले हैं प्रश्न 23 है, द्रव का दाब बढ़ने पर क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यह हो जाएगा क्वथनांक बढ़ जाएगा। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? यह हो जाएगा रदरफोर्ड ने। प्रश्न है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी बोलेगा तो यह हो जाएगा रदरफोर्ड। और प्रश्न 2 है, रेडियो सक्रियता यह है हेनरी बेकरल ने। रेडियो सक्रियता की आविष्कार क्या था? हेनरी बेकवेरल। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, हाइड्रोजन का आविष्कार किसने किया? यह है हेनरी क्वेडिस ने। नेक्स्ट प्रश्न है, अक्रिय गैस या आर्गन का आविष्कार रामजे और रायले ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, थोरियम का आविष्कार वर्जिलियस ने किया था। नेक्स्ट है, रेल इंजन का आविष्कार जॉर्ज स्टीफेसन ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे दोस्तों, टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, आप लोग सुधार के पढ़ेंगे। ग्रामोफोन का आविष्कार एडिसन ने किया था। ग्रामोफोन का आविष्कार एडिसन ने किया था। नेक्स्ट है, दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। उसी तरह से विद्युत चुंबकीय प्रेरण का आविष्कार माइकल फैराडे ने किया था। नेक्स्ट देखेंगे इसी तरह से आविष्कार एवं आविष्कारक देखने वाले हैं। उसी तरह से हम लोग अभी उपकरण से संबंधित प्रश्न देखेंगे। कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? चार्ल्स बैबेज ने। नेक्स्ट है, टेलीविजन का आविष्कार ग्राहम बेल ने। उसी तरह से थर्मोमीटर का आविष्कार डेनियल गैब्रियल और फॉरेनहाइट ने किया था। नेक्स्ट है, प्रोटॉन का आविष्कार गोल्डस्टीन ने किया था। नेक्स्ट देखेंगे उसी तरह से सेफ्टी माचिस का आविष्कार जॉन वॉकर ने किया था। नेक्स्ट है, टेलीविजन का आविष्कार J.L. बेयर ने किया था। एक नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन का आविष्कार J.J. थॉमसन ने किया था और न्यूट्रॉन का आविष्कार चैडविक ने किया था। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों इसी तरह से प्रश्न चित्र का आविष्कार सुमेरियनों द्वारा किया गया था और मोटरसाइकिल का आविष्कार डी डेमलर ने किया था। नेक्स्ट है, माइक्रोफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया था और पेनिसिलिन का आविष्कार एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। नेक्स्ट है, पेपर का आविष्कार मूलबेरी ने किया है और रडार का आविष्कार रॉबर्ट वाटसन और वाट ने किया था। नेक्स्ट देखेंगे, रेडियो टेलीग्राफी का आविष्कार जी मार्कोनी ने किया है। रेडियो या टेलीग्राफी का आविष्कार कहेगा तो जी मार्कोनी ने किया है। रेडियो का आविष्कार मार्कोनी और रिवॉल्वर का आविष्कार सैमुअल कोल्ट ने किया है। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो इसी तरह से देखेंगे हम लोग। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हो रहे हैं। सौर मंडल का आविष्कार कोपरनिकस ने किया है और बैरोमीटर का आविष्कार ई टोरसेली ने किया है। उसी तरह से ऑक्सीजन का आविष्कार जे प्रिस्टले ने किया है और रेडियम का आविष्कार मैडम क्यूरी। नेक्स्ट है, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया है बोलेगा तो ये हो जाएगा जे रॉबर्ट ऑपेनहाइमर ने। उसी तरह से परमाणु सिद्धांत का आविष्कार जॉन डाल्टन ने किया है। नेक्स्ट है, नाभिक का आविष्कार रदरफोर्ड और नाइट्रोजन का आविष्कार रदरफोर्ड। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन बम का आविष्कार एडवर्ड टेलर ने और एक्स किरण का आविष्कार रोटजन ने। नेक्स्ट है, डायनेमो का आविष्कार फैराडे ने और मोबाइल फोन का आविष्कार मार्टिन कपूर ने। नेक्स्ट देखने वाले हैं दोस्तों इसी तरह से प्रश्न आगे है, डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल और भाप इंजन का आविष्कार जेम्स वाट। नेक्स्ट है, पीएच स्केल का आविष्कार सोरेनसन है और हीलियम का आविष्कार लोकेयर है। नेक्स्ट है, बल्ब का आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन है और जे इंजन का आविष्कार फ्राइक विटलर है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही रख रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे चिकित्सा संबंधी आविष्कार। तो अभी के लिए इतना ही, आगे वीडियो देखना है तो आप लोग हमारे चैनल पर बने रहना। 1 है, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? यह हो जाएगा त्वरण। प्रश्न 2 है, किसी वस्तु द्वारा 1 सेकेंड में चली गई दूरी क्या कहलाती है? यह हो जाएगा चाल। प्रश्न 3 है, एक व्यक्ति दीवार को धक्का देता है और उसे
विस्थापित करने में असफल हो जाता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? ये हो जाएगा 0। प्रश्न 4 है पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय प्रश्न 4 है पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय का मान कितना होता है? ये हो जाएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। प्रश्न संख्या 5 है दूध से मक्खन निकालने की मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? ये हो जाएगा अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे इसी तरह से। प्रश्न संख्या 6 है न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या है? ये हो जाएगा जड़त्व का नियम। प्रश्न संख्या 7 है पदार्थ की नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों। प्रश्न संख्या 7 पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी राशि प्राप्त होती है? ये हो जाएगा द्रव्यमान। प्रश्न संख्या देखेंगे 8 बल किसका गुणनफल है? ये हो जाएगा द्रव्यमान और त्वरण का। प्रश्न संख्या 9 है गति के प्रथम नियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ये होगा गालियों। प्रश्न इस तरह से पूछेगी गति के प्रथम नियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा गलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 10 है जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके भार में क्या परिवर्तन होता है? दोस्तों यह महत्वपूर्ण प्रश्न है तो इसका उत्तर हो जाएगा भार में कमी प्रतीत होता है। नेक्स्ट है प्रश्न 11 है कोई पिंड एक समान वेग से गतिमान है तो उसमें त्वरण कितना होगा? इसका उत्तर हो जाएगा 0। कोई पिंड एक समान वेग से गतिमान है तो उसमें त्वरण कितना होगा? इसका उत्तर हो जाएगा 0। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 12 न्यूटन के गति के नियम किस पुस्तक में प्रतिपादित किए? इसका उत्तर हो जाएगा प्रिंसिपिया। प्रश्न संख्या है 13 यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में हो तो उसका वेग कितना होगा? इसका उत्तर हो जाएगा 0 होगा। नेक्स्ट करेंगे इसी तरह से। प्रश्न संख्या 14 है क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया का होना किसका नियम है? इसका उत्तर हो जाएगा न्यूटन का तृतीय नियम। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है 15 किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा संवेग। तो दोलन करने वाली कोई वस्तु एक सेकेंड में कितने दोलन करती है उसे क्या कहा जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा आवृत्ति। प्रश्न 2 है आवृत्ति का मात्रक क्या है? यह प्रति सेकेंड या हर्ट्ज। प्रश्न संख्या 3 है जिन तरंगों को हम सुन सकते हैं उन्हें कौन सी तरंग कहते हैं? इसे श्रव्य तरंग कहते हैं। प्रश्न संख्या 4 है श्रव्य तरंगों को आवृत्ति प्रास कितना होता है? यह हो जाएगा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। प्रश्न संख्या 5 है ध्वनि के वेग पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता है? यह हो जाएगा दाब का। प्रश्न संख्या 6 है ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? यह हो जाएगा ठोस में। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 7 है ध्वनि की चाल सबसे कम कितना होता है? यह हो जाएगा गैस का। प्रश्न संख्या है ध्वनि की चाल सबसे कम किसमें होती है बोलेगा तो गैस में। प्रश्न संख्या 8 है किन तरंगों का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है? यह है रेडियो तरंग का। दोस्तों ध्यान से पढ़ेंगे यहाँ से प्रश्न हर प्रतियोगिता परीक्षा में यहाँ से प्रश्न बनेगी ही बनेगी। प्रश्न 9 है घड़ी में घंटे वाली सुई का आवर्तकाल कितना होता है? यह है 12 घंटे। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे। प्रश्न संख्या 10 देखने वाले हैं वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? यह है 332 मीटर पर सेकेंड। प्रश्न संख्या 11 किसके कारण ध्वनि रात में अधिक और दिन में कम सुनाई देती है? यह हो जाएगा ध्वनि के अपवर्तन के कारण। प्रश्न संख्या 12 ध्वनि की तीव्रता किस यंत्र से मापते हैं? यह हो जाएगा ऑडियोमीटर से। प्रश्न संख्या है 13 प्रश्न संख्या 12 है ध्वनि की तीव्रता किस यंत्र से मापते हैं? यह होगा ऑडियोमीटर से। प्रश्न संख्या 13 है साधारण बातचीत की ध्वनि की तीव्रता कितनी होती है? यह 30 से 40 डेसिबल। प्रश्न संख्या 14 है ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है? यह हो जाएगा परावर्तन के कारण। प्रश्न संख्या 15 है डोपलर प्रभाव किससे संबंधित है? यह है ध्वनि से। दोस्तों ध्यान से पढ़ेंगे। प्रश्न संख्या नेक्स्ट प्रश्न है कौन सी तरंगे शून्य में संरक्षण नहीं कर सकती है? यह है ध्वनि तरंगे। प्रश्न संख्या 18 है एक स्त्री का आवाज एक पुरुष के आवाज से तीक्ष्ण होने का कारण क्या है? यह है उच्चतर आवृत्ति। प्रश्न संख्या 19 है अकोस्टिक विज्ञान क्या है? यह है ध्वनि से संबंधित। नेक्स्ट प्रश्न है 20 जब ध्वनि तरंगे चलती है तो वह अपने साथ क्या ले जाती है? यह ऊर्जा ले जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रस्तुतकर्ता कौन है? इसका उत्तर होगा न्यूटन। प्रश्न संख्या 2 है नेक्स्ट प्रश्न है सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कितना है? यह हो जाएगा जी की बीमा होती है। दोस्तों प्रश्न है गुरुत्वीय विभव का मात्रक क्या है? यह है जूल पर किलोग्राम। प्रश्न संख्या 5 है विषुवत रेखा से ध्रुवों पर जाने पर जी के मान में परिवर्तन होता है? यह हो जाता है इसका मान बढ़ता है।
नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न 6 है, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान होता है, क्या होता है? इसका उत्तर है 0। प्रश्न संख्या 7 है, विषुवत रेखा पर जी का मान होता है, विषुवत रेखा पर जी का मान होता है न्यूनतम। नेक्स्ट प्रश्न है, ऊंचाई पर जी का मान में क्या परिवर्तन होता है? इसका परिवर्तन होता है, यह घटता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 9, पृथ्वी की सतह पर जी का मान होता है, कितना होता है? कम होता है या अधिक होता है? इसका उत्तर हो जाएगा अधिकतम होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न 10 है, गुरुत्वीय विभव सदैव होता है, क्या होता है? ऋणात्मक। प्रश्न है, किसी पिंड को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर क्या परिवर्तन होता है? इसका उत्तर हो जाएगा, उसका द्रव्यमान वही रहेगा किंतु भार भिन्न हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न, पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? यह है जी के अनुक्रमानुपाती है, पृथ्वी का औसत घनत्व। प्रश्न है 13, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान होता है, क्या होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। प्रश्न संख्या 14 है, पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने पर जी के मान में हो जाता है, क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इसका उत्तर है कम। नेक्स्ट है, पृथ्वी के अंदर जाने पर जी के मान में क्या परिवर्तन होता है? घटता है या बढ़ता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा घटता है। दोस्तों, अभी हम लोग गुरुत्वाकर्षण के बारे में देखें। यहाँ से प्रश्न एक ना एक प्रश्न हर प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बनती है, तो आप लोग ध्यान से पढ़ें। तो अभी के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे, गति के नियम। विज्ञान से संबंधित ही गति के नियम के बारे में जानेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो देखना है तो आप हमारे चैनल पर बने रहे। अभी हम लोग स्वतंत्रता आंदोलन के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। चलिए प्रश्न की शुरुआत करते हैं। प्रश्न 1 है, किस सैनिक ने 1857 का विद्रोह आरंभ किया? इसका उत्तर हो जाएगा मंगल पांडे। प्रश्न 2 है, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? प्रश्न इस तरह से पूछेगी, इसका उत्तर हो जाएगा मणिकर्णिका। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न 3 है, किस इतिहासकार ने 1857 ईस्वी के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? इसका उत्तर बताएं। इसका उत्तर हो जाएगा वी.डी. सावरकर ने। नेक्स्ट प्रश्न है उसी तरह से, प्रश्न 4 है, मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? इसका उत्तर हो जाएगा 8 अप्रैल 1857 को। प्रश्न 5 है, 1857 ईस्वी के विद्रोह में दिल्ली में इसका नेतृत्व किसने किया? इसका उत्तर हो जाएगा बहादुर शाह जफर ने। प्रश्न संख्या 6 है, तात्या टोपे वास्तविक नाम क्या था? तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? प्रश्न इस तरह से पूछेगी, इसका उत्तर हो जाएगा रामचंद्र पांडुरंग। नेक्स्ट प्रश्न इसी तरह से करेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ये सबों को पता होना चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बोलेगा तो ये हो जाएगा 1885 में हुई थी। प्रश्न संख्या 8 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा हुई? इसका उत्तर होगा डॉक्टर ए.ओ. ह्यूम द्वारा। प्रश्न संख्या 9 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे बोलेगा तो ये हो जाएगा वोमेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। प्रश्न संख्या है 10, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? ये हो जाएगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। प्रश्न संख्या 11 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक कहाँ हुई? इसका उत्तर हो जाएगा मुंबई में। प्रश्न संख्या है 12, बंगाल का विभाजन कब व किस वायसराय ने किया? इसका उत्तर हो जाएगा 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने। प्रश्न संख्या 13 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? इसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर एनी बेसेंट। प्रश्न संख्या 14 है, गदर पार्टी की संस्थापक नेता कौन था बोलेगा तो ये हो जाएगा, इसका उत्तर है लाला हरदयाल। नेक्स्ट प्रश्न है 15, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था? ये नारा है इसको बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। प्रश्न संख्या 16 है, भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? ये हो जाएगा 1906 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 17 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? ये हो जाएगा 1907 में। नेक्स्ट देखेंगे इसी तरह से, प्रश्न संख्या 18 है, मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? ये हो जाएगा सलीमुल्लाह एवं आगा खान ने। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों इसी तरह से, प्रश्न संख्या 19 है, स्वदेशी आंदोलन किस कारण आरंभ हुआ? ये हो जाएगा बंगाल विभाजन के विरोध में। दोस्तों ध्यान से पढ़ेंगे, अभी बहुत सारे प्रतियोगिता परीक्षा होने वाले हैं। प्रश्न संख्या 20 है, बंगाल विभाजन के विरोध में विद्रोह का संचालन किसने किया? ये हो जाएगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी। प्रश्न संख्या 21 है, गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? ये हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। प्रश्न संख्या 22 है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? ये हो जाएगा लाला लाजपत राय को। प्रश्न संख्या 23 है, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? ये हो जाएगा आगा खां। प्रश्न संख्या 24 है, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? ये हो जाएगा 1913 में। प्रश्न संख्या 25 है, महाराष्ट्र में होम रूल आंदोलन किसने चलाया? ये हो जाएगा
प्रश्न पूछेगी महाराष्ट्र में होम रूल आंदोलन किसने चलाया बोलेगा तो यह बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रिया विधि पर सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत की? यह हो जाएगा चंपारण में। सोंडर्स की हत्या किसने की थी? इसका उत्तर हो जाएगा भगत सिंह ने। नेक्स्ट इसी तरह से करेंगे प्रश्न। आगे की प्रश्न है 28, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब पारित हुआ? यह हो जाएगा 1942 में। प्रश्न संख्या 29 है, असहयोग आंदोलन का शुभारंभ कब हुआ? यह हो जाएगा 1920 में। नेक्स्ट प्रश्न है 30, असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया गया? इसका उत्तर हो जाएगा चौरी चौरा हत्याकांड जो हिंसा हुई थी उस कारण से असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया। प्रश्न संख्या 31 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहाँ हुआ बोलेगा तो यह हो जाएगा 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ये अमृतसर में हुआ था। प्रश्न संख्या 32 है, रोलेट एक्ट कब पारित हुआ? इसका उत्तर हो जाएगा 1919 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 33 है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? इसका उत्तर हो जाएगा 1931 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 34 है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ये हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। प्रश्न 35 है, काकोरी ट्रेन डकैती के नायक कौन थे? ये हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल थे। प्रश्न संख्या 36 है, स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? इसका उत्तर हो जाएगा मोती राम नेहरू और वी.आर. दास ने। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या 37 है, साइमन कमीशन भारत यात्रा पर कब आया? इसका उत्तर हो जाएगा 1928 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 38 है, जलियांवाला बाग में गोली चलाने वाला प्रश्न संख्या 38 है, जलियांवाला बाग में गोली चलाने वाला आदेश किसने दिया था? यह हो जाएगा जनरल ओडायर ने दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है 39, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? यह हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने। प्रश्न संख्या 40 है, 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत ने अपनी आज़ादी का पहला जश्न कहाँ मनाया था? यह हो जाएगा कोलकाता में। प्रश्न संख्या 41, महात्मा गांधी की हत्या कब व किसने की? यह हो जाएगा 30 जनवरी 1948 ईस्वी को नाथूराम गोडसे ने। प्रश्न संख्या 42 है, स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? यह हो जाएगा श्री राजगोपालचारी। प्रश्न संख्या 43, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? हो जाएगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। प्रश्न संख्या 44 है, असहयोग आंदोलन के शुरू होने के समय भारत का वायसराय कौन था? यह हो जाएगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड। प्रश्न संख्या 45 है, इंडिया फॉर इंडियन नामक पुस्तक किसने लिखी? हो जाएगा चित्तरंजन दास ने। प्रश्न संख्या 46 है, जनरल डायर की हत्या किसने की? यह हो जाएगा उधम सिंह ने। प्रश्न संख्या 47 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? होगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड। प्रश्न संख्या 48 है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने। प्रश्न संख्या है 49, स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ की गई? हो जाएगा इलाहाबाद में। प्रश्न संख्या 50 है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? यह होगा चर्चिल। प्रश्न संख्या 51 है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? यह हो जाएगा महात्मा गांधी ने। प्रश्न संख्या 52 है, किस आंदोलन में सरदार पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई? हो जाएगा बारदोली सत्याग्रह। प्रश्न संख्या 53, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव आलेख किसने किया? यह हो जाएगा महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 54, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान साबरमती आश्रम किस शहर के निकट था? यह हो जाएगा अहमदाबाद। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 55 है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? यह हो जाएगा 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है 56, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? यह हो जाएगा भगत सिंह ने। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों इसी तरह से, प्रश्न संख्या 57 है, अर्धनग्न फकीर महात्मा गांधी को किसने कहा था? यह हो जाएगा विंस्टन चर्चिल ने। प्रश्न संख्या 58 है, खिलाफत आंदोलन किसने चलाया? यह हो जाएगा शौकत अली और मोहम्मद अली ने। प्रश्न संख्या 59 है, पाकिस्तान की मांग 1940 ईस्वी को किस अधिवेशन में की गई? यह हो जाएगा लाहौर अधिवेशन। प्रश्न संख्या 60 है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? यह हो जाएगा 1935 में। प्रश्न संख्या 61 है, कैबिनेट मिशन योजना कब बनी? यह हो जाएगा 1946 में। प्रश्न संख्या 62 देखेंगे, दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ बोलेगा तो यह हो जाएगा 12 मार्च 1930 को। दोस्तों आज का 63 प्रश्न देखेंगे, चौरी चौरा कांड किस स्थान पर हुआ? यह हो जाएगा गोरखपुर में। प्रश्न है, क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक के लेखक कौन है? यह है कपिल देव ने लिखा है। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी की आत्मकथा का क्या नाम है? यह है महात्मा गांधी की आत्मकथा का क्या नाम है बोलेगा तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ इसका नाम है। नेक्स्ट प्रश्न है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू है। प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखा है? यह है डिस्कवरी ऑफ इंडिया को पुस्तक के लेखक है जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है, हिंदी स्वराज पुस्तक के लेखक है महात्मा गांधी। उसी तरह से इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? यह है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है, राजतरंगिणी किसकी कृति है? यह है कल्हण की।
प्रश्न है अर्थशास्त्र किसकी कृति है? यह है कौटिल्य की। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, इस तरह से महत्वपूर्ण होंगे। गीत गोविंद नामक पुस्तक के लेखक कौन है? यह है जयदेव। उसी तरह से कामायनी की रचना किसने की है? यह है जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट है रामचरितमानस के रचनाकार कौन है? बोलेगा तो यह तुलसीदास। तुलसीदास ने रामचरितमानस पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट है पंचतंत्र के चरयिता, पंचतंत्र के रचयिता बोलेगा, मिस प्रिंट है, पंचतंत्र के रचयिता कौन है? तो यह है विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा पंचतंत्र के रचयिता है। नेक्स्ट है उसी तरह से इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? यह हो जाएगा मेगास्थनीज। नेक्स्ट प्रश्न, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? यह है मेगास्थनीज। नेक्स्ट प्रश्न करने वाले हम इसी तरह से हर्षचरित पुस्तक के लेखक कौन है? यह है बाणभट्ट। नेक्स्ट है रामायण ग्रंथ रचयिता है कौन है? यह है वाल्मीकि। नेक्स्ट है उसी तरह से हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? यह नारायण पंडित। नेक्स्ट है मेघदूत किसकी रचना है? बोलेगा तो कालिदास होगा। नेक्स्ट प्रश्न उसी तरह से भारत भारती के लेखक कौन है? ये पुस्तक को मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है। उसी तरह से भगवद गीता किसकी कृति है? इसको वेद व्यास ने लिखा है। उसी तरह से कादम्बरी पुस्तक के लेखक कौन है? यह बाणभट्ट। दोस्तों जो भी प्रश्न देख रहे हैं महत्वपूर्ण प्रश्न हो रहे हैं, यहाँ से प्रश्न बनेगी हर परीक्षा में। पुस्तक और लेखक हर प्रतियोगिता परीक्षा में पूछते हैं। उसी तरह से वाल्मीकि द्वारा रामायण ग्रंथ की रचना हुई, कब हुई है? वाल्मीकि द्वारा रामायण ग्रंथ की रचना हुई है, संस्कृत में हुई है। नेक्स्ट है आईने अकबरी के लेखक कौन है? यह है अबुल फजल। नेक्स्ट है इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स के लेखक कौन है? यह हो जाएगा M.K. गांधी। नेक्स्ट विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? यह हो जाएगा APJ अब्दुल कलाम। नेक्स्ट गाइड पुस्तक के लेखक कौन है? यह है R.K. नारायण। नेक्स्ट करने वाले हैं दोस्तों इसी तरह से अर्थशास्त्र किस विषय पर लिखी गई पुस्तक है? यह है राजनीति। उसी तरह से जल्दी जल्दी करेंगे। प्रसिद्ध पुस्तक आनंद मठ के रचयिता कौन है? यह है बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट है गीता रहस्य किसकी रचना है? यह हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक का। नेक्स्ट संस्कृति धर्म वेद, उसमें से प्रश्न 1 है वेदों के रचयिता कौन है? वेदों के रचयिता कौन है बोलेगा तो ये वेद व्यास हो जाएगा। उसी तरह से वेदों की संख्या कितनी है बोलेगा तो 4 वेद है, और सबसे प्राचीन वेद बोलेगा तो ऋग्वेद हो जाएगा। ये तो सबको पता होना चाहिए, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। उसी तरह से है सबसे नया वेद कौन सा है बोलेगा तो अथर्ववेद हो जाएगा। नेक्स्ट है वेद व्यास द्वारा रचयिता वेदों की क्या कहते हैं? वेद व्यास द्वारा रचयिताकारों को वेदों को क्या कहते हैं? यह संहिता कहा जाता है। उसी तरह से तंत्र मंत्र टोने टोट से संबंधित जानकारी किस वेद में मिलता है? यह है अथर्ववेद में। उसी तरह से भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है बोलेगा तो वेद हो जाएगा। दोस्तों यहाँ से एक प्रश्न हर प्रतियोगिता परीक्षा में बनती है, तो आप लोग एक बार परीक्षा से पहले जरूर ये सब प्रश्न देख कर जाए। भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ बोलेगा तो वेद हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा वेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है? यह हो जाएगा अथर्ववेद। नेक्स्ट है कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में है? यह है यजुर्वेद में। नेक्स्ट है गायत्री मंत्र की रचयिता कौन है? यह महत्वपूर्ण है, यह हो जाएगा विश्वामित्र। नेक्स्ट है गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? यह है सूर्य को। नेक्स्ट हम लोग करेंगे किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है? यह महत्वपूर्ण है, सामवेद को। तो दोस्तों अभी हम लोग सभी भारत के वेद देखे, तो अभी हम लोग इतना ही रख रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहना, हम इसी तरह से अगले टॉपिक वीडियो लेके आएंगे। तो चलिए अभी हम लोग खिलाड़ियों के उपनाम देखने वाले हैं। एक तरफ उपनाम है, एक तरफ खिलाड़ी है। कैप्टन कूल के नाम से किसे जाना जाता है बोलेगा तो यह है महेंद्र सिंह धोनी को। कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी का उपनाम है। नेक्स्ट है मुल्तान का सुल्तान किसे कहा जाता है? यह है वीरेंद्र सहवाग को कहा जाता है मुल्तान का सुल्तान। उसी तरह से हिटमाइन के नाम से रोहित शर्मा को जाना जाता है। उसी तरह से गब्बर किसका उपनाम है? शिखर धवन का। नेक्स्ट है जंबो अनिल कुंबले का उपनाम है। नेक्स्ट है लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर का उपनाम है। 360 डिग्री AB डिविलियर्स को कहा जाता है। नेक्स्ट है टर्मिनेटर भंजी हरभजन सिंह को कहा जाता है। उसी तरह से रन मशीन या चीकू ये विराट कोहली को कहा जाता है। विराट कोहली का उपनाम है रन मशीन और चीकू। उसी तरह से बंगाल टाइगर या दादा सौरव गांगुली को कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे इसी तरह से हॉकी के जादूगर के नाम से मेजर ध्यानचंद को जाना जाता है। मेजर ध्यानचंद का उपनाम है हॉकी का जादूगर। उसी तरह से फ्लाइंग सिख माइकल फेल्प्स का उपनाम है। नेक्स्ट है उड़न परी या गोल्डन गर्ल PT उषा को कहा जाता है। नेक्स्ट है फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह का उपनाम है फ्लाइंग सिख। नेक्स्ट है सुपर मॉम
मैरी कॉम को कहा जाता है। उसी तरह से है लाइटनिंग किड, यह है विश्वनाथ आनंद को कहा जाता है। नेक्स्ट है ब्लैक पर्ल, यह है पेल को कहा जाता है। ब्लैक पर्ल पेल का उपनाम है। नेक्स्ट है CR7, क्रिस्टियानो रोनाल्डो को कहा जाता है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का उपनाम है CR7। नेक्स्ट उसी तरह से है रावलपिंडी एक्सप्रेस, ये शोएब अख्तर को कहा जाता है। नेक्स्ट दोस्तों इसी तरह से देखेंगे, यहाँ से प्रश्न हर प्रतियोगिता परीक्षा में बनता है, इसके लिए आप लोग ध्यान से देखेंगे। अभी का यह लास्ट प्रश्न है मास्टर ब्लास्टर, यह है विवियन चीजर्स सचिन तेंदुलकर। मास्टर ब्लास्टर के नाम से किसे जाना जाता है बोलेगा तो सचिन तेंदुलकर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी हम लोग सभी खिलाड़ियों का उपनाम देखे, आगे हम लोग इसी तरह से हर नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे। तो अभी के लिए इतना ही रख रहे हैं। तो चलिए, सभी देश के राष्ट्रीय खेल, भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी, उसी तरह से पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल है हॉकी, फ्रांस का राष्ट्रीय खेल है फुटबॉल, स्वीडन का राष्ट्रीय खेल है फुटबॉल। नेक्स्ट है इजराइल का राष्ट्रीय खेल है फुटबॉल इजराइल का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है। उसी तरह से है मॉरिशस का राष्ट्रीय खेल है फुटबॉल। नेक्स्ट है इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट और ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है। नेक्स्ट है इसी तरह से बहुत सारे देशों का राष्ट्रीय खेल देखने वाले हैं। अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है और क्यूबा देश का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है। उसी तरह से दक्षिण अफ्रीका का राष्ट्रीय खेल रग्बी फुटबॉल है और स्कॉटलैंड देश का राष्ट्रीय खेल रग्बी फुटबॉल है। नेक्स्ट उसी तरह से इंडोनेशिया देश का राष्ट्रीय खेल बैडमिंटन है और मलेशिया देश का राष्ट्रीय खेल बैडमिंटन है। नेक्स्ट है भूटान का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी है। उसी तरह से जापान का राष्ट्रीय खेल जूडो है। नेक्स्ट है बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कबड्डी है और हंगरी का राष्ट्रीय खेल है, हंगरी देश का राष्ट्रीय खेल है वाटर पोलो। नेक्स्ट है ईरान देश का राष्ट्रीय खेल कुश्ती है और दक्षिण कोरिया का राष्ट्रीय खेल है ताइक्वांडो। नेक्स्ट इसी तरह से करने वाले हैं हम लोग, नॉर्वे देश का राष्ट्रीय खेल है क्रॉस कंट्री और स्कीइंग। नॉर्वे देश का राष्ट्रीय खेल क्रॉस कंट्री और स्कीइंग हो जाएगा। उसी तरह से स्पेन का राष्ट्रीय खेल है सांड युद्ध। नेक्स्ट है कनाडा का राष्ट्रीय खेल आइस हॉकी है और चीन का राष्ट्रीय खेल है टेबल टेनिस। दोस्तों सभी महत्वपूर्ण हो रहे हैं, सभी देश के राष्ट्रीय खेल देख रहे हैं। यहाँ से प्रश्न हमेशा पूछते हैं हर परीक्षा में, तो ध्यान से पढ़ेंगे। श्रीलंका देश का राष्ट्रीय खेल है वॉलीबॉल। उसी तरह से है ब्राजील का राष्ट्रीय खेल, ब्राजील देश का राष्ट्रीय खेल है केपोइरा। नेक्स्ट है आइसलैंड का राष्ट्रीय खेल हो जाएगा, आइसलैंड का राष्ट्रीय खेल है हैंडबॉल है। नेक्स्ट है नेपाल देश का राष्ट्रीय खेल है वॉलीबॉल। नेक्स्ट है रूस का राष्ट्रीय खेल आप लोग को बताना होगा। तो परिसर, विभिन्न खेलों के खेल परिसर देखेंगे। एक तरफ है परिसर, एक तरफ है संबंधित खेल। तो रिंग में कौन सा खेल खेला जाता है, स्केटिंग और मुक्केबाजी। उसी तरह से फील्ड में पोलो, फुटबॉल और हॉकी खेला जाता है। फील्ड बोलने का मतलब मैदानी, फील्ड मतलब मैदान, ये पोलो और फुटबॉल हॉकी खेला जाता है फील्ड में। उसी तरह से ट्रैक है एथलेटिक्स खेला जाता है ट्रैक में। नेक्स्ट है उसी तरह से डायमंड बेसबॉल। उसी तरह से है कोर्स में गोल्फ खेला जाता है। उसी तरह से है रेंज निशानेबाजी और तीरंदाजी की खेल परिसर है रेंज। उसी तरह से है टेबल टेनिस का खेल परिसर है बोर्ड। नेक्स्ट है बेलाड्रम, यह है साइकिलिंग किया जाता है, साइकिलिंग का खेल परिसर है बेलाड्रम। उसी तरह से है जूडो, कराटे और ताइक्वांडो, यह हो जाएगा माइट में खेला जाता है, खेल परिसर इसका माइट है। नेक्स्ट उसी तरह से है तैराकी का खेल परिसर है पूल। उसी तरह से क्रिकेट और रग्बी, इसे पिच में खेला जाता है। नेक्स्ट है उसी तरह से घुड़सवारी का खेल परिसर आप लोग को बताना है। नेक्स्ट उसी तरह से टेनिस, बैडमिंटन, नेटबॉल, खो खो और हैंडबॉल, कबड्डी और वॉलीबॉल, ये सभी खेल कोर्ट में खेला जाता है। इस खेल परिसर का नाम है कोर्ट। तो चलिए दोस्तों, अभी हम लोग सभी खेल और उसके परिसर देखें। तो चलिए, नेक्स्ट वीडियो आप लोग पाने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। बैडमिंटन में कितने खिलाड़ी होते हैं, प्रश्न इस तरह से पूछेगी कि बैडमिंटन में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 या 2। उसी तरह से टेबल टेनिस में 1 या 2 होते हैं। उसी तरह से चेस में 2 होते हैं। उसी तरह से बॉक्सिंग जो खेल है उसमें खिलाड़ियों की संख्या 2 होती है। और पोलो में कुल खिलाड़ियों की संख्या 4 होती है। उसी तरह से वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं और वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होते हैं। प्रश्न 9 है नेट बॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं बोलेगा तो 7 खिलाड़ी हो जाएगा। नेक्स्ट है 10 है प्रश्न संख्या, कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं बोलेगा तो यह 7 हो जाएगा। उसी तरह से जिम्नास्टिक, यह है 8 खिलाड़ी होते हैं जिम्नास्टिक में। नेक्स्ट है खो में कितने खिलाड़ी होते हैं, यह है 9। उसी तरह से प्रश्न संख्या 13 है बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, ये हो जाएगा 9। नेक्स्ट है
हॉकी और फुटबॉल क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं? ये तो सबको पता है, ये है 11 खिलाड़ी। तो अभी हम लोग प्रमुख धर्म पूजा स्थल एवं पुस्तक देखेंगे। एक तरफ धर्म है, एक तरफ पूजा स्थल और धार्मिक पुस्तक, ये तीनों विषय देखेंगे। हिंदू का पूजा स्थल मंदिर है और इसका धार्मिक पुस्तक है रामायण व महाभारत। उसी तरह से है इस्लाम का धार्मिक स्थल मस्जिद है और इसका धार्मिक पुस्तक कुरान है। उसी तरह से है सिख का धार्मिक स्थल गुरुद्वार है और इसका धार्मिक पुस्तक ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब। उसी तरह से है ईसाई का धार्मिक स्थल चर्च है और इसका धार्मिक पुस्तक बाइबिल है। नेक्स्ट इसी तरह से करेंगे पारसी का धार्मिक स्थल अग्नि मंदिर है और इसका धार्मिक पुस्तक है जेद अवेस्ता। उसी तरह से यहूदी का धार्मिक स्थल सिनेनोंग है और उसका धार्मिक पुस्तक है तोरा। तो अभी हम लोग धार्मिक ग्रंथ पुस्तक देखें। अभी हम लोग प्रमुख पुरस्कार एवं क्षेत्र से संबंधित प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में और भौतिक रसायन और शांति, ये सभी क्षेत्रों में दिया जाता है और 1901 से यह पुरस्कार दिया जा रहा है। एवं अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1969 से पुरस्कार दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। उसी तरह से पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है और यह 1917 ईस्वी से दिया जा रहा है। उसी तरह से ऑस्कर पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। प्रश्न इस तरह से पूछेगी कि ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, बोलेगा तो फिल्म के क्षेत्र में हो जाएगा और इसको दिया जा रहा है 1929 से। नेक्स्ट है उसी तरह से पुरस्कार कलिंग पुरस्कार है। कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है 1952 में। नेक्स्ट है मान बुकर पुरस्कार, यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है और इसको 1969 ईस्वी में यह पुरस्कार की शुरुआत की गई है। उसी तरह से ग्रेमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। 1958 ईस्वी में यह पुरस्कार शुरू की गई थी। उसी तरह से है भारत रत्न पुरस्कार कला साहित्य विज्ञान के क्षेत्र में और विशिष्ट सेवा तथा जन सेवा के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। उसी तरह से है दादा साहब फाल्के पुरस्कार, यह महत्वपूर्ण है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है और यह कब से दिया जा रहा है, बोलेगा तो यह है 1969 ईस्वी से यह पुरस्कार की शुरुआत की गई। उसी तरह से ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है 1965 ईस्वी से। अभी हम लोग हर प्रकार की पुरस्कार से संबंधित प्रश्न देखेंगे, तो ध्यान से पढ़ेंगे। यहाँ से प्रश्न हमेशा हर परीक्षा में बनती है 2 नंबर के लिए या 1 नंबर के लिए, तो आप लोग जरूर ध्यान से पढ़ें। यहाँ से अगर सभी पुरस्कार याद कर लेते हैं तो जरूर यहाँ से एक प्रश्न हर परीक्षा में पूछने की पूर्ण संभावना होती है। तो चलिए अभी हम लोग देखते हैं रायमन मैग्सेसे पुरस्कार। रायमन मैग्सेसे पुरस्कार देख रहे हैं, यह सरकारी सेवा, जन सेवा और पुरस्कार पत्रकारिता, साहित्य, संचार, अंतर्राष्ट्रीय समझ के क्षेत्र में दिया जाता है रायमन मैग्सेसे पुरस्कार और यह 1958 ईस्वी में शुरुआत किया गया था। उसी तरह से सरस्वती सम्मान पुरस्कार, यह है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। 1991 से यह पुरस्कार दिया जा रहा है। उसी तरह से है चौवासपति पुरस्कार, यह संस्कृत साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। यह है 1992 ईस्वी से यह पुरस्कार दिया जा रहा है। उसी तरह से ध्यानचंद पुरस्कार खेलों में जीवन भर की उपलब्धि के लिए ध्यानचंद पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट है द्रोणाचार्य पुरस्कार, यह खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। यह 1958 ईस्वी से यह पुरस्कार दिया जा रहा है। द्रोणाचार्य पुरस्कार कब से शुरुआत किया गया, बोलेगा तो 1958 ईस्वी हो जाएगा। उसी तरह से अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट पुरस्कार है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ये महत्वपूर्ण है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार खेलों में सराहनीय प्रदर्शन के लिए दिया जाता है और यह 1992 ईस्वी से शुरुआत किया गया है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। उसी तरह से बोरलोग पुरस्कार, यह है कृषि की पैदावार में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है। बोरलोग जो पुरस्कार है वो कृषि की पैदावार में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है और यह 1973 ईस्वी में यह शुरुआत किया गया है। और समाधि स्थल से संबंधित हर प्रतियोगिता परीक्षा में एक न एक प्रश्न आती है, तो इसे अभी हम लोग देखेंगे। महात्मा गांधी की समाधि स्थल कहाँ है? महात्मा गांधी के समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? राजघाट कहा जाता है। जो उसी तरह से देखेंगे इंदिरा गांधी की समाधि स्थल है शक्ति स्थल। नेक्स्ट है उसी तरह से राजीव गांधी की समाधि स्थल को वीर भूमि कहा जाता है। उसी तरह से लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल को विजय घाट। नेक्स्ट जवाहरलाल नेहरू
की समाधि स्थल को शांतिवन कहा जाता है। उसी तरह से जगजीवन राम की समाधि स्थल को समता स्थल कहा जाता है। नेक्स्ट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसकी समाधि स्थल कहाँ है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की समाधि स्थल को महाराणा प्रताप घाट कहा जाता है। उसी तरह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल को चैत्र भूमि कहा जाता है, जो मुंबई पर मौजूद है। नेक्स्ट है अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि स्थल को स्मृति स्थल कहा जाता है। उसी तरह से मोरारजी देसाई, इसको अभय घाट कहा जाता है। नेक्स्ट है चौधरी चरण सिंह की समाधि स्थल का नाम है किसान घाट, चौधरी चरण सिंह की समाधि स्थल का नाम है किसान घाट। और नेक्स्ट आएगा उसी तरह से ताऊ देवीलाल समाधि, इसका समाधि स्थल ताऊ देवीलाल की समाधि स्थल को किसान घाट कहा जाता है। नेक्स्ट उसी तरह से अरुण जेटली, इसका समाधि स्थल है निगम बोध घाट। उसी तरह से ताऊ देवीलाल किसान घाट। प्रश्न इस तरह से पूछेगी साम्राज्यवाद का नाश हो, यह नारा किसने दिया था? बोलेगा तो भगत सिंह ने। नेक्स्ट है इनकलाब जिंदाबाद, इसका नारा भगत सिंह ने ही दिया था। उसी तरह से स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसको बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, इसका प्रमुख नारा है बाल गंगाधर तिलक का। नेक्स्ट है दिल्ली चलो, इसका नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। उसी तरह से जय हिंद, इसको सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया था। उसी तरह से करो या मरो, करो या मरो का नारा है, करो या मरो का नारा किसने दिया? बोलेगा तो यह महात्मा गांधी। उसी तरह से भारत छोड़ो आंदोलन किसने कहा था? ये हो जाएगा महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट है हे राम भी महात्मा गांधी ने ही कहा था। उसी तरह से सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यह है राम प्रसाद बिस्मिल। नेक्स्ट उसी तरह से सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यह है मोहम्मद इकबाल ने इसको कहा था। नेक्स्ट है आराम हराम है, किसने कहा था? यह है जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। उसी तरह से पूर्ण स्वराज जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। उसी तरह से वेदों की ओर लौटो, ये दयानंद सरस्वती ने कहा था। नेक्स्ट है हिंदुस्तान, इसको भारत तेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था। उसी तरह से जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री है। नेक्स्ट है मारो फिरंगी को, इसको मंगल पांडे ने कहा था। उसी तरह से जय जगत, इसको विनोबा भावे। नेक्स्ट इसी तरह से करेंगे कर मत दो, सरदार वल्लभ भाई पटेल, कर मत दो, इसको सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था। उसी तरह संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण है। नेक्स्ट है विजय विश्व तिरंगा प्यारा, इसको श्यामलाल गुप्त पार्षद ने कहा था। नेक्स्ट है वंदे मातरम, यह है बंकिम चंद्र चटर्जी का वंदे मातरम प्रमुख नारा है। नेक्स्ट है जनगण मन किसने गया था, किसने लिखा था? बोलेगा तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो अभी हम लोग इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट भारत की पोंगल ये तमिलनाडु का है। बिहू जो नृत्य है ये असम का है। छठ पूजा बिहार का है। लठमार होली मथुरा का है। गणेश पूजा महाराष्ट्र और कर्नाटक का है। उसी तरह से ओनम कहाँ का है? यह केरल का। वैसाखी लोहड़ी यह पंजाब का है। गणगौर यह है राजस्थान का। रथ यात्रा महोत्सव यह है पूरी उड़ीसा का। उसी तरह से दुर्गा पूजा यह है उत्तर भारत और पश्चिम बंगाल का। नेक्स्ट करेंगे इसी तरह से काली पूजा, ये पश्चिम बंगाल में मनाई जाती है। उसी तरह से गुड़ी पड़वी यह महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है रथ यात्रा महोत्सव कहाँ का किया जाता है? पूरी उड़ीसा में। दुर्गा पूजा यह उत्तर भारत में किया जाता है। तीज यह राजस्थान हरियाणा में। और दीपावली दशहरा यह संपूर्ण भारत में मनाई जाती है। नेक्स्ट हम लोग करेंगे इसी तरह से मोहिनीअट्टम केरल में है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में है। गरबा डांडिया यह गुजरात में है। उसी तरह से है कथकली केरल में है। नेक्स्ट है भारतनाट्यम तमिलनाडु दक्षिण भारत में है। उसी तरह से घूमर कठपुतली यह है राजस्थान में है। नेक्स्ट करने वाले हैं इसी तरह से भांगड़ा यह पंजाब का नृत्य है। शास्त्रीय असम का है। लावनी कर्नाटक का है। ओडिशा जो ओडिशा का है, ओडिसी जो नृत्य है वो ओडिशा का है। नेक्स्ट करने वाले हैं बिहू, ये असम का है। बिहू असम का है। बिहू कहाँ का नृत्य है बोलेगा तो असम हो जाएगा। कथक ये उत्तर प्रदेश का है। और यक्षगान कर्नाटक का है। नेक्स्ट उसी तरह से मणिपुरी यह है मणिपुर में है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों हम लोग आगे की टॉपिक प्रमुख पुस्तक एवं क्षेत्र देखेंगे। तो अभी के लिए इतना ही रख रहे हैं, आगे हम लोग प्रमुख पुस्तक एवं क्षेत्र देखेंगे। सभी प्रतियोगिता परीक्षा में बनने वाली प्रश्न इसी तरह से प्रश्न हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। तो चलिए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को। उसी तरह से राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को। और भारत पर्यटन दिवस 25 जनवरी को। नेक्स्ट है विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को। थल सेना दिवस 15 जनवरी को। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को। नेक्स्ट करेंगे इसी तरह से
शहीद दिवस 30 जनवरी को देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को, विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च को, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को, अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल को। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण दिवस है विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को, और भगत सिंह सुखदेव या राजगुरु के शहीद दिवस 23 मार्च को। उसी तरह से वीरता दिवस 9 अप्रैल को, विश्व विरासत दिवस 14, विश्व विरासत दिवस ये 18 अप्रैल को। दोस्तों ध्यान से पढ़ेंगे, सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हो रहे हैं, यहाँ से प्रश्न बनेगी दिवस से संबंधित हर परीक्षा में प्रश्न बनती है। प्रश्न है अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल को। उसी तरह से पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है बोलेगा तो यह है 8 मई को। नेक्स्ट है विश्व धूम्रपान निषेध दिवस, यह है 31 मई को। उसी तरह से विश्व रक्तदान दिवस 14 जून को मनाई जाती है। उसी तरह से विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को। नेक्स्ट है विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है 18 अप्रैल को। विश्व विरासत की बात होगा तो यह है 18 अप्रैल। उसी तरह से विश्व श्रमिक दिवस 1 मई को। नेक्स्ट है नेक्स्ट है आतंकवाद विरोधी दिवस। आतंकवाद विरोधी दिवस 21 मई इसका उत्तर है। नेक्स्ट है विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को। ये विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ से जो भी प्रश्न देखना महत्वपूर्ण हो रहे हैं, लेकिन ये विश्व पर्यावरण दिवस बार बार प्रतियोगिता परीक्षा में पूछती है। ये 5 जून को मनाई जाती है। उसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को है। उसी तरह से कारगिल जो दिवस है वो 26 जुलाई को मनाई जाती है। नेक्स्ट हम लोग करेंगे इसी तरह से विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को, विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस ये 8 सितंबर को। उसी तरह से ओजोन परत रक्षण दिवस यह है 16 सितंबर को। नेक्स्ट है लाल बहादुर शास्त्री जयंती 2 अक्टूबर को। नेक्स्ट इसी तरह से दिवस स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को, शिक्षक दिवस 5 सितंबर को, हिंदी दिवस 14 सितंबर को, विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को, वायु सेवा दिवस यह है 8 अक्टूबर को, संयुक्त राष्ट्र दिवस यह है 24 अक्टूबर को। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों इसी तरह से विश्व डाक दिवस ये है विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को, बाल दिवस 14 नवंबर को, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर को, नौसेना दिवस 4 दिसंबर को, झंडा दिवस ये है 7 दिसंबर को। उसी तरह से किसान दिवस कब मनाए जाते हैं बोलेंगे तो यह है 23 दिसंबर को। यह है चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस के अवसर पर किसान दिवस मनाई जाती है 23 दिसंबर को। नेक्स्ट है उसी तरह से संयुक्त राष्ट्र दिवस यह है 24 अक्टूबर को। विश्व मधुमेह दिवस यह 14 नवंबर को। उसी तरह से राष्ट्रीय एड्स दिवस 1 दिसंबर को। बोले कि राष्ट्रीय एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाई जाती है। उसी तरह से नागरिक सुरक्षा दिवस, नागरिक सुरक्षा की बात होगी, यह है 6 दिसंबर को नागरिक सुरक्षा दिवस मनाई जाती है। उसी तरह से विजय दिवस 16 दिसंबर को। नेक्स्ट है उसी तरह से तो अभी हम लोग महत्वपूर्ण दिवस देखें तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। विजय दिवस यह है 16 दिसंबर को मनाई जाती है। तो अभी हम लोग इतना ही रखते हैं। चलिए वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है और अच्छी लगे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। भारत की नदियों पर बसे प्रमुख नगर देखेंगे दोस्तों। यहाँ से प्रश्न हर प्रतियोगिता परीक्षा में बनती है। आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे तो जो भी अभी हमारे न्यू व्यूअर हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, और बेल आइकन को भी प्रेस करें, और जो पिछले की व्यूअर हैं वे भी चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी वीडियो देखें, क्योंकि हम आपके हेल्पफुल के लिए इसी तरह से हमेशा वीडियो लेके आएंगे। अभी बहुत सारी प्रतियोगिताएं परीक्षाएं होने वाली है। तो चलिए प्रश्न की शुरुआत करते हैं। प्रश्न इस तरह से है। प्रश्न 1 है आगरा किस नदी के किनारे बसा है। ये हो जाएगा यमुना नदी के किनारे आगरा बसा हुआ है। भारत के प्रमुख जो भी नगर और नदी पे बसे हुए हैं उसके बारे में देख रहे हैं। कटक किस नदी के किनारे बसा है। कटक ये महानदी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट इसी तरह से है। नेक्स्ट है दिलवाड़ा जो शहर है वो कृष्णा नदी पर बसा हुआ है। उसी तरह से कोलकाता शहर हुगली नदी के किनारे बसा है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है श्रीनगर जो झेलम नदी के किनारे बसा है। उसी तरह से वाराणसी गंगा नदी के किनारे बसा है। हरिद्वार यह है गंगा नदी के किनारे बसा है। उसी तरह से सूरत ये ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न हमेशा बनती है, ध्यान से पढ़ेंगे। अयोध्या जो शहर है वो सरयू नदी के किनारे बसा है। उसी तरह से गुवाहाटी यह है ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा है। उसी तरह से हैदराबाद बोलेगा कि हैदराबाद शहर कौन सा नदी के किनारे बसा है बोलेगा तो ये हो जाएगा मूसी नदी। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों आगे के प्रश्न। आगे इसी तरह से है
अहमदाबाद 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 शहर है वो साबरमती नदी के किनारे बसा है। उसी तरह से दिल्ली दिल्ली शहर यमुना नदी के किनारे बसा है। लखनऊ शहर गोमती नदी के किनारे बसा है। उज्जैन उज्जैन जो शहर है वह शिप्रा नदी के किनारे बसा है। उसी तरह से नासिक नासिक शहर यह है गोदावरी नदी के किनारे बसा है। उसी तरह से कानपुर यह है गंगा नदी के किनारे बसा है। उसी तरह से लुधियाना लुधियाना शहर है वो सतलज नदी के किनारे बसा है। उसी तरह से है पणजी पणजी ये मांडवी नदी के किनारे बसा है। उसी तरह से है डिब्रूगढ़ जो शहर है वह ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा है। नेक्स्ट हम लोग इसी तरह से नेक्स्ट है पटना पटना जो गंगा नदी के किनारे बसा है। उसी तरह से इलाहाबाद इलाहाबाद गंगा यमुना का संगम पे बसा हुआ है इलाहाबाद। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल पे इस तरह से बने रहेंगे। आगे हम लोग भारत के प्रमुख पर्वत के बारे में देखेंगे। भारत के सभी पर्वत कौन कौन से पर्वत कहाँ पर स्थित है सभी के बारे में जानकारी लेंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। अभी हम लोग भारत के प्रमुख पर्वत देखेंगे। प्रश्न 1 है भारत की उत्पत्ति सीमा पर कौन सा पर्वत है? यह होगा हिमालय। प्रश्न संख्या 2 है हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? बोलेगा तो यह है माउंट एवरेस्ट। उसी तरह से प्रश्न 3 है भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? यह है भारत की सबसे ऊंची की बात कर रहा है यह है केटू गॉडविन आस्तीन भारत की सबसे ऊंची चोटी है। उसी तरह से प्रश्न संख्या 4 है भारत में हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बोलेगा तो यह कंचनजंगा हो जाएगा। प्रश्न संख्या उसी तरह से 5 है हिमालय की उत्पत्ति किस भू उन्नति से हुई है? यह हो जाएगा टेथिस सागर से। नेक्स्ट प्रश्न है उसी तरह से प्रश्न संख्या 6 है कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? यह है सिक्किम में कंचनजंगा स्थित है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसी तरह से प्रश्न 7 है भारत का सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? बोलेगा तो यह हो जाएगा अरावली। प्रश्न संख्या उसी तरह से 8 है सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? यह है सियाचिन का ग्लेशियर भारत में सबसे बड़ा ग्लेशियर। प्रश्न संख्या 9 है गिरनार पहाड़ियां कहाँ स्थित है? यह हो जाएगा बिहार पर। 11 है भारतीय के उत्तर प्रश्न संख्या 11 है भारत के उत्तर पश्चिम में कौन सा पर्वत शिखर स्थित है? प्रश्न इस तरह से भी पूछेगी प्रश्न संख्या 11 है भारत के उत्तर पश्चिम में कौन सा पर्वत शिखर स्थित है? बोलेगा तो यह है अरावली पर्वत। नेक्स्ट प्रश्न है 12 किस पर्वत को सागरमाथा और चोमो लुंगमा के नाम से जाना जाता है? यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका उत्तर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट को इस नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आगे अलमाटी बांध किस नदी पर निर्मित है? यह है कृष्णा नदी पर। दोस्तों आप हमें सपोर्ट करेंगे तभी हम आपके लिए इस तरह से वीडियो लेके आएंगे और वीडियो बनाने के लिए बहुत ही मेहनत लगता है। इसके लिए आप एक चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर सकते हैं दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब करने से यह होगा कि हम वीडियो जैसे ही नई वीडियो लाएंगे तो आपके यहाँ सूचना भी जाएगा और ऑटोमेटिक आपके पास हमारे वीडियो पहुँचेगी। इसके लिए आप जरूर चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें। प्रश्न 2 है हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? यह हो जाएगा महानदी पर। प्रश्न संख्या 3 है थीन बांध किस नदी पर बनाया गया है? यह है रावी नदी पर। प्रश्न संख्या है 4 पोंगल या पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है? यह है ब्यास नदी पर। प्रश्न संख्या 5 है भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई है? यह है दार्जिलिंग में की गई है। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना दार्जिलिंग में की गई है। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे इसी तरह से आगे के प्रश्न देखें। नेक्स्ट प्रश्न उसी तरह से प्रश्न 6 है सबसे ऊंचा गुरुत्व बांध कौन सा है? बोलेगा तो भाखड़ा नांगल बांध हो जाएगा। प्रश्न है 7 माइथन बांध किस नदी पर स्थित है? यह है ब्राकर नदी पर। प्रश्न संख्या 8 जवाई बांध किस नदी पर स्थित है? यह है लूनी नदी पर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 9 है रेणुकाची बांध किस नदी पर है? यह हो जाएगा गिरी नदी पर। प्रश्न संख्या 10 देखेंगे उसी तरह से भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? बोलेगा तो टिहरी बांध हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 11 है भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? बोलेगा तो यह हीराकुंड बांध हो जाएगा। प्रश्न संख्या है 12 टिहरी बांध 2 नदियों के संगम पर स्थित है, कौन सा है? भागीरथी व भिलांगना। प्रश्न संख्या है 13 शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना स्थित है, यह है कर्नाटक में। दोस्तों ध्यान से पढ़े आप लोग, क्योंकि यह वीडियो हर प्रतियोगिता परीक्षा में बनेगी ही बनेगी। टॉपिक वाइज टॉपिक अभी हम लोग वीडियो देख रहे हैं। आगे का प्रश्न है कृष्ण सागर बांध किस नदी पर स्थित है? बोलेगा तो कावेरी नदी होगा। प्रश्न है 15 नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? यह है कृष्णा नदी पर बना हुआ है। प्रश्न है 16 नागार्जुन सागर बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? बोलेगा तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न है 17 कौन सी नदी सरदार सरोवर परियोजना से संबंधित है? ये हो जाएगा नर्मदा नदी। उसी तरह से प्रश्न 18
इंदिरा सागर बांध किस नदी पर स्थित है? ये हो जाएगा नर्मदा नदी। प्रश्न संख्या 19 है, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? बोलेगा तो यह उड़ीसा होगा। प्रश्न है 20, रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर स्थित है? यह है बेतवा नदी पर। प्रश्न संख्या 21 है, मेटूर बांध किस राज्य में स्थित है? ये होगा तमिलनाडु। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों इसी तरह से। नेक्स्ट वीडियो है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? ये हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 23 है, भारत पाकिस्तान और बागलीहार परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किसी एक पर स्थित है? भारत पाकिस्तान और बागलीहार परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक पर स्थित है? बोलेगा तो यह हो जाएगा चेनाब नदी पर। प्रश्न संख्या है 24। प्रश्न संख्या 24 देखेंगे, गोविंद वल्लभ सागर बांध स्थित है कहाँ है? ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। प्रश्न संख्या है 25, भारत में सबसे पुराना बांध कौन सा है? बोलेगा तो ये हो जाएगा कलनई बांध। नेक्स्ट प्रश्न है इसी तरह से। प्रश्न संख्या है आगे, भारत का सबसे छोटा बांध कौन सा है? ये हो जाएगा चेरुथोनी बांध। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो आप आते रहेंगे। प्रश्न है, ये निष्प्रिंट हो सकता है दोस्तों, आप लोग एक बार ध्यान से पढ़ेंगे। चकीन बंदरगाह कौन सा? ये है केरल में है चकीन बंदरगाह। उसी तरह से प्रश्न संख्या 2 है, चेन्नई जो बंदरगाह है वो तमिलनाडु में है। उसी तरह से है पोर्ट ब्लेयर कहाँ? ये है पश्चिम बंगाल पर। उसी तरह से जवाहरलाल नेहरू महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट प्रश्न है दीनदयाल, ये है गुजरात में है। नेक्स्ट है हल्दिया, यह है पश्चिम बंगाल में है। उसी तरह से आगे देखेंगे, जो हल्दी घाटी बंदरगाह है, हल्दी घाटी की बंदरगाह वो है पश्चिम बंगाल पर मौजूद है। नेक्स्ट है मंगलोर बंदरगाह, ये मंगलोर बंदरगाह कर्नाटक में है। पारादीप बंदरगाह की बात करेंगे, ये उड़ीसा है। उसी तरह से मुंद्रा जो बंदरगाह है ये गुजरात में है। नेक्स्ट है 10 विशाखापट्टनम बंदरगाह, ये है आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट है तूतीकोरिन बंदरगाह, ये है तमिलनाडु में मौजूद है। प्रश्न संख्या कांडला जो बंदरगाह है वे है गुजरात पर। नेक्स्ट है मुंबई बंदरगाह महाराष्ट्र में है दोस्तों। नेक्स्ट आगे इसी तरह से देखिए हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 14 है, मामुर्गोवा बंदरगाह यह है गोवा में है। प्रश्न संख्या 15, इनोर बंदरगाह यह है तमिलनाडु में है। प्रश्न 1, सौर प्रणाली के खोजकर्ता कौन है? बोलेगा तो यह है कोपरनिकस। प्रश्न संख्या 2 है, ग्रहों के गति नियम के प्रतिपादक कौन है? बोलेगा तो यह केपलर। प्रश्न संख्या 3 है, सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा और भारी ग्रह की बात करेगा तो यह है बृहस्पति। उसी तरह से प्रश्न संख्या 4 है, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बोलेगा तो यह है बुध है। प्रश्न संख्या 5 है, सूर्य के सबसे निकटतम स्थित ग्रह कौन सा है? ये हो जाएगा बुध। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है दोस्तों? ध्यान से पढ़ेंगे, सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा बुध। नेक्स्ट है 6, सूर्य और पृथ्वी से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा? ये हो जाएगा वरुण। नेक्स्ट हम लोग करेंगे आगे इसी तरह से। प्रश्न संख्या 7 है, पृथ्वी के सबसे निकटतम स्थित ग्रह कौन सा? ये हो जाएगा शुक्र। प्रश्न संख्या 8 है, पृथ्वी का पड़ोसी ग्रह कौन सा? ये है शुक्र एवं मंगल। पृथ्वी का सबसे पड़ोसी ग्रह कौन सा? ये है शुक्र एवं मंगल। प्रश्न संख्या है 9 है, पृथ्वी का उपग्रह कौन सा? ये है चंद्रमा। प्रश्न संख्या है 10, पृथ्वी का निकटतम तारा क्या है? ये हो जाएगा सूर्य। प्रश्न संख्या है 11, सूर्य का निकटतम तारा क्या है? यह है प्रॉक्सिम सेंचुरी है। सूर्य का निकटतम तारा प्रॉक्सिम सेंचुरी हो जाएगा। प्रश्न संख्या है 12, सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह की बात करेगा तो यह है शुक्र। प्रश्न संख्या 13 है, सर्वाधिक ठंडा ग्रह बोलेगा तो अरुण हो जाएगा। नेक्स्ट इसी तरह से देखेंगे आगे। प्रश्न है 14, सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? ये सबों को पता होना चाहिए, ये हो जाएगा बृहस्पति। प्रश्न संख्या है 15, बिना उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? ये हो जाएगा बुध एवं शुक्र, बिना उपग्रह वाला ग्रह है। प्रश्न संख्या 16 है, लाल तथा हरा ग्रह मंगल तथा अरुण को कहा जाता है। प्रश्न संख्या उसी तरह से 17 है, पीला तथा नीला ग्रह कौन कौन सा ग्रह है? यह है बृहस्पति तथा पृथ्वी। प्रश्न है 18, पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? या शुक्र को। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 19, सर्वाधिक चमकीला तारा बोलेगा तो साइरस हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है, भोर या शाम का तारा क्या है? यह है शुक्र। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे इसी तरह से आगे। प्रश्न है दोस्तों, शुक्र ग्रह और वातावरण के किस गैस के कारण वह सबसे गर्म होता है? इस तरह से बोलेगा तो इसका उत्तर आप लोग करना है। इसका उत्तर हो जाएगा दोस्त, ध्यान से पढ़ेंगे, इसका उत्तर होगा CO2, कार्बन ऑक्साइड हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 22 है, उसी तरह से किस ग्रह के
चारों ओर घूमने वाला उपग्रह नहीं है, यह बुध तथा शुक्र नहीं है। प्रश्न संख्या 23 है, उपग्रहों की अधिकतम संख्या वाला ग्रह कौन सा है बोलेगा तो शनि हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 24, सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना मिनट लेता है बोलेगा तो 8.16 मिनट। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 25 है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाली खगोलीय पिंड क्या कहलाता है, ये होगा ग्रह। प्रश्न संख्या है 26, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह है बोलेगा तो 8 हो जाएगा। नेक्स्ट इसी तरह से वीडियो देखें हम लोग। प्रश्न संख्या 1 है, अलमाटी बांध किस नदी पर निर्मित है, यह है कृष्णा नदी पर। दोस्तों आप हमें सपोर्ट करेंगे तभी हम आपके लिए इस तरह से वीडियो लेके आएंगे, और वीडियो बनाने के लिए बहुत ही मेहनत लगता है, इसके लिए आप एक चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर सकते हैं दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब करने से यह होगा कि हम वीडियो जैसे ही नई वीडियो लाएंगे तो आपके यहाँ सूचना भी जाएगा और ऑटोमेटिक आपके पास हमारी वीडियो पहुंचेगी। इसके लिए आप जरूर चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें। प्रश्न 2 है, हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है, यह हो जाएगा महानदी पर। प्रश्न संख्या 3 है, थीन बांध किस नदी पर बनाया गया है, यह है रावी नदी पर। प्रश्न संख्या है 4, पोंगल या पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है, यह है ब्यास नदी पर। प्रश्न संख्या 5 है, भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई है, यह है दार्जिलिंग में की गई है। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना दार्जिलिंग में की गई है। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे इसी तरह से, आगे के प्रश्न देखें। नेक्स्ट प्रश्न उसी तरह से प्रश्न 6 है, सबसे ऊंचा गुरुत्व बांध कौन सा है बोलेगा तो भाखड़ा नांगल बांध हो जाएगा। प्रश्न है 7, माइथन बांध किस नदी पर स्थित है, यह है ब्राकर नदी पर। प्रश्न संख्या 8, जवाई बांध किस नदी पर स्थित है, यह है लूनी नदी पर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 9 है, रेणुकाची बांध किस नदी पर है, यह हो जाएगा गिरी नदी पर। प्रश्न संख्या 10 देखेंगे उसी तरह से, भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है बोलेगा तो टिहरी बांध हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 11 है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है बोलेगा तो यह हीराकुंड बांध हो जाएगा। प्रश्न संख्या है 12, टिहरी बांध 2 नदियों के संगम पर स्थित है, कौन सा है, भागीरथी व भिलांगना। प्रश्न संख्या है 13, शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना स्थित है, यह है कर्नाटक में। दोस्तों ध्यान से पढ़े आप लोग, क्योंकि यह वीडियो हर प्रतियोगिता परीक्षा में बनेगी ही बनेगी। टॉपिक वाइज टॉपिक अभी हम लोग वीडियो देख रहे हैं। नेक्स्ट है इसी तरह से आगे का प्रश्न है, कृष्ण सागर बांध किस नदी पर स्थित है बोलेगा तो कावेरी नदी होगा। प्रश्न है 15, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है, यह है कृष्णा नदी पर बना हुआ है। प्रश्न है 16, नागार्जुन सागर बांध भारत के किस राज्य में स्थित है बोलेगा तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न है 17, कौन सी नदी सरदार सरोवर परियोजना से संबंधित है, यह हो जाएगा नर्मदा नदी। उसी तरह से प्रश्न 18, इंदिरा सागर बांध किस नदी पर स्थित है, यह हो जाएगा नर्मदा नदी। प्रश्न संख्या 19 है, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है बोलेगा तो यह उड़ीसा होगा। प्रश्न है 20, रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर स्थित है, यह है बेतवा नदी पर। प्रश्न संख्या 21 है, मेटूर बांध किस राज्य में स्थित है, यह होगा तमिलनाडु। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों इसी तरह से, नेक्स्ट वीडियो है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था, यह हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 23 है, भारत पाकिस्तान और बागलीहार परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किसी एक पर स्थित है। प्रश्न है 23, भारत पाकिस्तान और बागलीहार परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक पर स्थित है बोलेगा तो यह हो जाएगा चेनाब नदी पर। प्रश्न संख्या है 24, प्रश्न संख्या 24 देखेंगे, गोविंद वल्लभ सागर बांध स्थित है कहाँ है, यह हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। प्रश्न संख्या है 25, भारत में सबसे पुराना बांध कौन सा है बोलेगा तो यह हो जाएगा कलनई बांध। नेक्स्ट प्रश्न है इसी तरह से, प्रश्न संख्या है आगे, भारत का सबसे छोटा बांध कौन सा है, यह हो जाएगा चेरुथोनी बांध। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो आप जरूर हमारे चैनल पे बने रहे दोस्तों। अभी हम लोग भारत की नदियों पर बसे नगर नेक्स्ट की वीडियो में लेके आएंगे। तो चलिए अभी के लिए इतना ही। तो चलिए अभी हम लोग प्रश्न देखेंगे, भारत की प्रमुख झील के बारे में जानेंगे। प्रश्न 1 है, एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सा है बोलेगा, ये हो जाएगा तो बुलर झील हो जाएगा, जो जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट प्रश्न है 2 है उसी तरह से, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है, ये हो जाएगा मणिपुर में। लोकटक झील मणिपुर में है। प्रश्न 3 है, ध्यान से पढ़ेंगे, सभी झील देख रहे हैं इसलिए, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है, ये हो जाएगा उड़ीसा में। नेक्स्ट उसी तरह से प्रश्न 4 है, झीलों का शहर कौन सा देश को कहा जाता है, यह है राजस्थान को कहा जाता है। झीलों का शहर उदयपुर को कहा जाता है। प्रश्न संख्या है 5। नेक्स्ट हम लोग उसी तरह करेंगे। प्रश्न संख्या है 5 है प्रश्न संख्या 5,
लोनार झील किस राज्य में स्थित है? ये हो जाएगा महाराष्ट्र में। प्रश्न है उसी तरह से 6, बेरीनाग झील कहाँ स्थित है? ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट हम लोग इसी तरह से करेंगे दोस्तों। एक ट्रिक है, जिसमें भी नाग जुड़ा हुआ रहेगा लास्ट में, वो जम्मू कश्मीर में मौजूद है। नेक्स्ट अभी हम लोग देखेंगे, प्रश्न है 7, शेषनाग झील कहाँ स्थित है? ये भी जम्मू कश्मीर में है। उसी तरह से प्रश्न 8 है, भीमताल, और जिसमें भी ताल जुड़ा रहेगा वे उत्तराखंड में है। भीमताल झील किस राज्य में स्थित है? यह है उत्तराखंड में। यही ट्रिक है, जिसमें भी लास्ट में नाग जुड़ा हुआ रहेगा वे जम्मू कश्मीर में है, और जिसमें ताल जुड़ा रहेगा वो उत्तराखंड में है। अभी हम लोग देखेंगे 9 प्रश्न, नागीना झील कहाँ स्थित है? ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर में है। प्रश्न संख्या है 10, राकस ताल, ये ताल लास्ट में तो जुड़ रहा है। राकस ताल झील किस राज्य में स्थित है? ये हो जाएगा उत्तराखंड में। प्रश्न हो जाएगा उसी तरह से 11, बुलर झील ये कहाँ स्थित है? ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। प्रश्न है 12, नागार्जुन सागर झील किस राज्य में स्थित है? ये हो जाएगा तेलंगाना में। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों इसी तरह से भारत के प्रमुख, अभी हम लोग जलप्रपात देखेंगे। भारत के सभी प्रमुख जलप्रपात उसी में है। प्रश्न 1 है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? बोलेगा तो कुंचकील जलप्रपात। प्रश्न संख्या है 2, एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात की बात करेगा तो कहाँ हो जाएगा? एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात बताइए दोस्तों आप लोग कमेंट में। प्रश्न 3 है, भारत का सबसे छोटा जलप्रपात है हुंडरू जलप्रपात। प्रश्न संख्या है 4, लोध जलप्रपात झारखंड में किस नदी पर है? बोलेगा तो ये हो जाएगा ब्राकर नदी में। नेक्स्ट प्रश्न उसी तरह से 5 है, जोग महात्मा गांधी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? यह है श्रावती नदी पर। प्रश्न संख्या 6, धुआंधार जलप्रपात जो मध्य प्रदेश में है वे किस नदी पर है? ये होगा नर्मदा नदी पर। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, प्रश्न है 7, दूध धारा जलप्रपात किस नदी पर है? यह है नर्मदा नदी पर। प्रश्न है 8, चित्रकूट जलप्रपात भारत के। संख्या 9 है, हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर है? यह है सोनरेखा नदी पर। प्रश्न संख्या 10 है, दूध सागर जलप्रपात किस नदी पर है? यह हो जाएगा मांडवी नदी पर। प्रश्न संख्या 11, प्रश्न संख्या 11 है, चंचाई जलप्रपात किस नदी पर है? यह हो जाएगा बीहड़ के नदी पर। नेक्स्ट प्रश्न है उसी तरह से, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? बोलेगा तो यह है कावेरी नदी पर। प्रश्न संख्या 13, कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर है? यह है नर्मदा नदी पर। दोस्तों ध्यान से पढ़ेंगे, सभी जलप्रपात से संबंधित प्रश्न देखिए। अभी हम लोग आगे इसी तरह से है, प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, अमृत धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? यह है हंसदेव नदी पर। प्रश्न संख्या है 15, हुंडरू जलप्रपात झारखंड में किस नदी पर स्थित है? बोलेगा तो यह है सोनरेखा नदी पर। प्रश्न है 16, वासुधरा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? यह होगा अलकनंदा नदी पर। प्रश्न संख्या 17 है, कुचिकुड़ जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? यह है बारही नदी सिमोंग पर। प्रश्न संख्या है 18, नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्र में कौन सा जलप्रपात है? यह है पाइकारा। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? यह हो जाएगा जलोढ़ का मृदा सबसे उपजाऊ मृदा होता है। प्रश्न 2, लेटेराइट मिट्टी में किसकी उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है? यह होगा लौह ऑक्साइड। प्रश्न संख्या उसी तरह से 3 है, काली मिट्टी का काला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? यह हो जाएगा टिटेनीफेरस और माइग्रेटाइट के कारण। प्रश्न संख्या 4 है, निम्न में से कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्र पर विस्तृत है? यह हो जाएगा काली मिट्टी। प्रश्न संख्या उसी तरह से 5 दोस्तों, भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल कितना है? यह है गुजरात। प्रश्न संख्या 6 है, भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? यह उत्तर प्रदेश में। प्रश्न 7 है, ध्यान से पढ़ेंगे, भारत में लाल मिट्टी की सर्वाधिक विस्तार कहाँ पाई जाती है? लाल मिट्टी सबसे ज्यादा भारत में आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु क्षेत्रों में पाई जाती है। प्रश्न उसी तरह से, धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा कौन सी है? यह है जलोढ़ मिट्टी में धान सबसे अच्छी होती है। प्रश्न संख्या है 9, किस राज्य में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है? लेटेराइट मिट्टी की बात करेगा तो केरल। प्रश्न संख्या 10 है उसी तरह से, किस स्वतः जुताई मिट्टी कहा जाता है? किसे स्वतः जुताई की मिट्टी कहा जाता है? यह काली मिट्टी को। प्रश्न संख्या उसी तरह से 11 है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बोलेगा तो यह बांगर। प्रश्न संख्या है 12, कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त होती है? यह हो जाएगा काली मिट्टी। प्रश्न संख्या है 13, पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी से मिलता है? बोलेगा तो यह हो जाएगा चिकनाई की मिट्टी। प्रश्न संख्या उसी तरह से 14, लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? यह हो जाएगा काली मिट्टी।
नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे दोस्तों इसी तरह से, विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? प्रश्न 15 है, विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? यह 5 सितंबर को। प्रश्न संख्या 16 है, कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए प्रयुक्त होती है? यह है अम्लीय। प्रश्न संख्या है 17, भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? बोलेगा तो 8 प्रकार की हो जाएगा। प्रश्न अभी हम लोग 1 से शुरुआत करेंगे, युद्ध से संबंधित इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न। पानीपत का प्रथम युद्ध, यह है 21 अप्रैल 1526 को हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2 है, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? बोलेगा तो यह हो जाएगा 5 नवंबर 1526 को। उसी तरह से प्रश्न संख्या है, पानीपत का तृतीय युद्ध, यह है 1761 ईसा पूर्व में हुआ था। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट उसी तरह से प्रश्न संख्या 4 है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? यह है 18 जून 1576 ईस्वी को। प्रश्न संख्या उसी तरह से 5, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? यह है 1764 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट इसी तरह से करेंगे आगे की वीडियो। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? यह होगा 1191 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट इसी तरह से प्रश्न संख्या 7 है, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? यह हो जाएगा 1192 ईस्वी में। प्रश्न संख्या देखेंगे, आगे का प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8 है, पानीपत का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? यह हो जाएगा बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच में। प्रश्न संख्या 9 है, 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने किया था? यह हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। प्रश्न संख्या देखेंगे 10, रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? यह हो जाएगा इल्तुतमिश की। रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? बोलेगा तो यह है इल्तुतमिश का। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न 11, भारत में आक्रमण करने वाले पहले आक्रमणकारी कौन था? यह है अरब मुस्लिम। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या है 12, पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? यह हो जाएगा अकबर और हेमू के बीच। प्रश्न संख्या उसी तरह से 13, महमूद गजनवी ने किस प्रसिद्ध मंदिर को लूटा था? यह हो जाएगा सोमनाथ। प्रश्न संख्या है 14, दोस्तों तराइन का दूसरी लड़ाई का विजय कौन हुआ था? यह है मोहम्मद गोरी, उसका विजय हासिल किया था। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे इसी तरह से। आगे प्रश्न है 15, अजमेर में किस सूफी फकीर की दरगाह है? यह हो जाएगा मोइनुद्दीन चिश्ती का। प्रश्न संख्या है 16, दिल्ली के पुराने किले का निर्माण किसने किया था? यह हो जाएगा हुमायूं ने। प्रश्न संख्या है 17, अकबर ने पंचमहल का निर्माण कहाँ किया था? यह हो जाएगा फतेहपुर सीकरी में। प्रश्न संख्या 18 है, प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? यह हो जाएगा राम तनु पांडे। नेक्स्ट करेंगे आगे इसी तरह से प्रश्न। दोस्तों आगे का प्रश्न है, खानवा का युद्ध बाबर और किस राजा के बीच हुआ था? यह हो जाएगा राणा सांगा के बीच। खानवा का युद्ध बाबर और किस राजा के बीच में हुआ था? बोलेगा तो बाबर और राणा सांगा के बीच में। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 20 है, शेरशाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई थी? यह हो जाएगा कालिंजर में। प्रश्न संख्या उसी तरह से 21 है, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? यह हो जाएगा ससाराम में। प्रश्न संख्या 22 है, दीन ए इलाही किसके द्वारा शुरू किया गया था? यह हो जाएगा अकबर। प्रश्न संख्या 23 है, भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका की बात करेगा तो यह हो जाएगा रजिया सुल्तान। नेक्स्ट उसी तरह से प्रश्न 24 है, कनौज की लड़ाई किसके बीच हुई थी? यह हो जाएगा हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच। नेक्स्ट प्रश्न है, हुमायूं और शेरशाह के बीच में हुआ था कनौज का युद्ध। प्रश्न संख्या 25 है, भारत में सबसे पहले तोपखाना। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 25, भारत में सबसे पहले तोप का प्रयोग किसने किया था? इसका उत्तर हो जाएगा बाबर। प्रश्न संख्या 26 है, सितार का जनक किसे कहा जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा अमीर खुसरो। नेक्स्ट प्रश्न है, विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? यह हो जाएगा हरिहर और बुक्का ने। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 28 है, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? हो जाएगा सिकंदर लोदी ने। प्रश्न संख्या है 29, प्रश्न संख्या 29 है, भारत में ग्राउंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने कराया था? भारत में जो ग्रांड ट्रंक रोड है उसे भारत में ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने कराया था? बोलेगा तो यह है शेरशाह सूरी। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 30 है, संत कबीर के गुरु का नाम क्या था? यह हो जाएगा रामानंद। नेक्स्ट उसी तरह से 31 प्रश्न है, दिल्ली का पहला प्रभुता संपन्न सुल्तान कौन था? यह हो जाएगा इल्तुतमिश। नेक्स्ट प्रश्न है 32, तराइन की पहली लड़ाई में कौन विजय रहा? इसका उत्तर होगा पृथ्वीराज चौहान। प्रश्न संख्या है 33, सिंधु पर प्रश्न संख्या 33 है, सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति कौन था? यह है मोहम्मद। अरब सेना के सेनापति कौन था? बोलेगा तो यह है मोहम्मद बिन कासिम। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे इसी तरह से, प्रश्न बोलेगा सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति कौन था? बोलेगा तो यह हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम, इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे इसी तरह से, आगे की प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं।
प्रश्न है बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है। प्रश्न 34 बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है, यह है औरंगाबाद में। प्रश्न संख्या 35 है पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ, बोलेगा तो बाबर और इब्राहिम लोदी। दोस्तों ये प्रश्न सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हो रहे हैं, कोई नॉर्मल प्रश्न नहीं है। यह प्रश्न हर परीक्षा में यहाँ से प्रश्न जरूर बनेगी। प्रश्न संख्या 36 है भारत में आखिरी मुगल सम्राट कौन था, यह हो जाएगा बहादुर शाह जफर। भारत में आखिरी मुगल सम्राट की बात करेंगे तो बहादुर शाह जफर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है संख्या 37 है आईने अकबरी पुस्तक के लेखक कौन है, यह है अबुल फजल। प्रश्न संख्या 38 है 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है, यह है अजमेर में है। प्रश्न संख्या 39 है गोल गुंबज का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया था, यह हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। गोल गुंबज का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया था। उसी तरह से 40 है लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था, यह है इब्राहिम लोधी। उसी तरह से है प्रश्न संख्या 41 हल्दी घाटी की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी, यह है अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। प्रश्न संख्या 42 है महत्वपूर्ण प्रश्न हो रहे हैं। प्रश्न संख्या 42 ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों, यहां से प्रश्न बनेगी ही बनेगी। प्रश्न 42 है दिल्ली के किस सुल्तान की पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर हुई थी, यह हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह शासक पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर इसका मृत्यु हो गया था। प्रश्न संख्या है 43 किस सुल्तान को लाल बख्श के उपाधि दी गई थी, हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। प्रश्न संख्या है 44 गोरिल्ला युद्ध की शुरुआत किसने की थी, हो जाएगा शिवराजी ने। गोरिल्ला युद्ध की शुरुआत किसने की थी, होगा शिवाजी ने। प्रश्न संख्या है 45 अकबर की जीवन की कथा अकबरनामा किसने लिखी थी, हो जाएगा अबुल फजल ने। प्रश्न संख्या 46 हुमायूं नामा की रचना किसने की थी, हो जाएगा गुलबदन बेगम। प्रश्न संख्या 47 है उसी तरह से किस तोमर शासक को दिल्ली शहर को स्थापित करने का श्रेय प्राप्त है, यह है अंगपाल। नेक्स्ट देखेंगे इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो है दोस्तों। प्रश्न संख्या 48 है अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति जिसे हजार दिनारी कहा जाता था और कौन था। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति जिसे 1000 दिनारी कहा जाता था वो कौन था, यह है मलिक काफूर था। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 49 है किस समुद्र से प्रश्न संख्या 49 किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी थी, यह हो जाएगा पानीपत का प्रथम युद्ध से। प्रश्न संख्या 50 है अकबर के शासनकाल में महाभारत का पार्सियन भाषा में अनुवाद क्या कहलाता है, यह हो जाएगा रजमनामा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 51 है खुद को दूसरा सिकंदर कहने वाला सुल्तान कौन था, यह है अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट देखेंगे आगे का प्रश्न है ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था और उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था, यह है अकबर था। प्रश्न संख्या 53 है जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश राजा जेम्स प्रथम का राजदूत कौन था, यह है विलियम्स हॉकिन। दोस्तों जो भी प्रश्न देखे महत्वपूर्ण प्रश्न देखे। अभी हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देख रहे हैं मोहम्मद बिन कासिम जो अरब मुस्लिम था उसने भारत पर पहली बार आक्रमण कब किया था, यह हो जाएगा 712 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 55 है पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी, हो जाएगा 1526 में। बैडमिंटन में कितने खिलाड़ी होते हैं। प्रश्न इस तरह से पूछेगी कि बैडमिंटन में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 या 2। उसी तरह से टेबल टेनिस में 1 या 2 होते हैं। उसी तरह से चेस में 2 होते हैं। उसी तरह से बॉक्सिंग जो खेल है उसमें खिलाड़ियों की संख्या 2 होती है। और पोलो में कुल खिलाड़ियों की संख्या 4 होती है। उसी तरह से वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं और वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होते हैं। प्रश्न 9 है नेट बॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, बोलेगा तो 7 खिलाड़ी हो जाएगा। नेक्स्ट है 10 है प्रश्न संख्या कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं, बोलेगा तो यह 7 हो जाएगा। उसी तरह से जिम्नास्टिक यह है 8 खिलाड़ी होते हैं जिम्नास्टिक में। नेक्स्ट है खो में कितने खिलाड़ी होते हैं, यह है 9। उसी तरह से प्रश्न संख्या 13 है बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, यह हो जाएगा 9। नेक्स्ट है हॉकी और फुटबॉल क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं, ये तो सबको पता है, यह है 11 खिलाड़ी। नेक्स्ट उसी तरह से देखने वाले हम लोग रग्बी फुटबॉल की बात करेगा तो रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ी होते हैं। आगे हम लोग विभिन्न खेलों के खेल परिसर देखने वाले हैं। विभिन्न खेलों के खेल परिसर देखेंगे। एक तरफ है परिसर, एक तरफ है संबंधित खेल। तो रिंग में कौन सा खेल खेला जाता है, स्केटिंग और मुक्केबाजी। उसी तरह से फील्ड में पोलो फुटबॉल और हॉकी खेला जाता है। फील्ड बोलने का मतलब मैदानी, फील्ड मतलब मैदान, ये पोलो और फुटबॉल हॉकी खेला जाता है फील्ड में। उसी तरह से ट्राइक है एथलेटिक्स खेला जाता है ट्राइक में। नेक्स्ट है उसी तरह से डायमंड बेसबॉल
उसी तरह से है कोर्स, कोर्स में गोल्फ खेला जाता है। उसी तरह से है रेंज, रेंज निशानेबाजी और तीरंदाजी, निशानेबाजी और तीरंदाजी की खेल परिसर है रेंज। उसी तरह से है टेबल टेनिस का खेल परिसर है बोर्ड। नेक्स्ट है बेलाड्रम, यह है साइकिलिंग किया जाता है, साइकिलिंग का खेल परिसर है बेलाड्रम। उसी तरह से है जूडो, कराटे और ताइक्वांडो, यह हो जाएगा माइट में खेला जाता है, खेल परिसर इसका माइट है। नेक्स्ट उसी तरह से है तैराकी, तैराकी का खेल परिसर है पूल। उसी तरह से क्रिकेट और रग्बी, इसे पिच में खेला जाता है। नेक्स्ट है उसी तरह से घुड़सवारी, इसको घुड़सवारी का खेल परिसर आप लोग को बताना है। नेक्स्ट उसी तरह से टेनिस, बैडमिंटन, नेटबॉल, खो खो और हैंडबॉल, कबड्डी और वॉलीबॉल, ये सभी खेल कोर्ट में खेला जाता है। तो चलिए देखते हैं सभी देश के राष्ट्रीय खेल। भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। उसी तरह से पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। फ्रांस का राष्ट्रीय खेल है फुटबॉल। स्वीडन का राष्ट्रीय खेल है फुटबॉल। नेक्स्ट है इजराइल का राष्ट्रीय खेल है फुटबॉल। इजराइल का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है। उसी तरह से है मॉरिशस का राष्ट्रीय खेल है फुटबॉल। नेक्स्ट है इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट और ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है। नेक्स्ट है इसी तरह से बहुत सारे देशों का राष्ट्रीय खेल देखने वाले हैं। अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है और क्यूबा देश का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है। उसी तरह से दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका का राष्ट्रीय खेल रग्बी फुटबॉल है और स्कॉटलैंड देश का राष्ट्रीय खेल रग्बी फुटबॉल है। नेक्स्ट उसी तरह से इंडोनेशिया, इंडोनेशिया देश का राष्ट्रीय खेल बैडमिंटन है और मलेशिया देश का राष्ट्रीय खेल बैडमिंटन है। नेक्स्ट है भूटान, भूटान का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी है। उसी तरह से जापान का राष्ट्रीय खेल जूडो है। नेक्स्ट है बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कबड्डी है और हंगरी का राष्ट्रीय खेल है, हंगरी देश का राष्ट्रीय खेल है वाटर पोलो। नेक्स्ट है ईरान देश का राष्ट्रीय खेल कुश्ती है और दक्षिण कोरिया का राष्ट्रीय खेल है ताइक्वांडो। नेक्स्ट इसी तरह से करने वाले हैं हम लोग। नॉर्वे देश का राष्ट्रीय खेल है क्रॉस कंट्री और स्कीइंग, नॉर्वे देश का राष्ट्रीय खेल क्रॉस कंट्री और स्कीइंग हो जाएगा। उसी तरह से स्पेन का राष्ट्रीय खेल है सांड युद्ध। नेक्स्ट है कनाडा का राष्ट्रीय खेल आइस हॉकी है और चीन का राष्ट्रीय खेल है टेबल टेनिस। दोस्तों सभी महत्वपूर्ण हो रहे हैं, सभी देश के राष्ट्रीय खेल देख रहे हैं। यहाँ से प्रश्न हमेशा पूछते हैं हर परीक्षा में, तो ध्यान से पढ़ेंगे। श्रीलंका, श्रीलंका देश का राष्ट्रीय खेल है वॉलीबॉल। उसी तरह से है ब्राजील का राष्ट्रीय खेल, ब्राजील देश का राष्ट्रीय खेल है केपोइरा। नेक्स्ट है आइसलैंड, आइसलैंड का राष्ट्रीय खेल हो जाएगा, आइसलैंड का राष्ट्रीय खेल है हैंडबॉल है। नेक्स्ट है नेपाल, नेपाल देश का राष्ट्रीय खेल है वॉलीबॉल। नेक्स्ट है रूस, रूस का राष्ट्रीय खेल आप लोग को बताना होगा। तो चलिए अभी हम लोग खिलाड़ियों के उपनाम देखने वाले हैं। एक तरफ उपनाम है, एक तरफ खिलाड़ी है। कैप्टन कूल, कैप्टन कूल के नाम से किसे जाना जाता है बोलेगा तो यह है महेंद्र सिंह धोनी को। कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी का उपनाम है। नेक्स्ट है मुल्तान का सुल्तान, किसे कहा जाता है, यह है वीरेंद्र सहवाग को कहा जाता है मुल्तान का सुल्तान। उसी तरह से हिटमाइन, हिटमाइन के नाम से रोहित शर्मा को जाना जाता है। उसी तरह से गब्बर, गब्बर इसका उपनाम है शिखर धवन का। नेक्स्ट है जंबो, जंबो अनिल कुंबले का उपनाम है। नेक्स्ट है लिटिल मास्टर, सुनील गावस्कर का उपनाम है। 360 डिग्री ए बी, 360 डिग्री ए बी डिविलियर्स को कहा जाता है। नेक्स्ट है टर्मिनेटर, टर्मिनेटर भंजी हरभजन सिंह को कहा जाता है। उसी तरह से रन मशीन या चीकू, ये विराट कोहली को कहा जाता है। विराट कोहली का उपनाम है रन मशीन और चीकू। उसी तरह से बंगाल टाइगर, बंगाल टाइगर या दादा सौरव गांगुली को कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे इसी तरह से हॉकी के जादूगर के नाम से मेजर ध्यानचंद को जाना जाता है। मेजर ध्यानचंद का उपनाम है हॉकी का जादूगर। उसी तरह से फ्लाइंग सिख, फ्लाइंग सिख माइकल फेल्प्स का उपनाम है। नेक्स्ट है उड़न परी, उड़न परी या गोल्डन गर्ल पीटी उषा को कहा जाता है। नेक्स्ट है फ्लाइंग सिख, मिल्खा सिंह का उपनाम है फ्लाइंग सिख। नेक्स्ट है सुपर मॉम, सुपर मॉम मैरी कॉम को कहा जाता है। उसी तरह से है लाइटनिंग किड, यह है विश्वनाथ आनंद को कहा जाता है। नेक्स्ट है ब्लैक पर्ल, यह है पेल को कहा जाता है। ब्लैक पर्ल पेल का उपनाम है। नेक्स्ट है CR7, क्रिस्टियानो रोनाल्डो को कहा जाता है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का उपनाम है CR7। नेक्स्ट उसी तरह से है रावलपिंडी एक्सप्रेस, ये शोएब अख्तर को कहा जाता है। नेक्स्ट दोस्तों इसी तरह से देखेंगे, यहाँ से प्रश्न हर प्रतियोगिता परीक्षा में बनता है, इसके लिए आप लोग ध्यान से देखेंगे। अभी का यह लास्ट प्रश्न है मास्टर ब्लास्टर, यह है विवियन चीरडर्स सचिन तेंदुलकर मास्टर ब्लास्टर के नाम से किस